मेरे ही पॉडकास्ट के अंदर बैठ के मिस्टर पतलू ने ये कहा कि वो मैंने एक जगह पे आईफोन का कहा और फिर जब पहुंचे वहां पे तो वो आईफोन लेके नहीं आया, तो फिर मुझे खुद देने पड़े आईफोन। नहीं तो आप स्कैम करते हैं लोगों के साथ आईफोन? ये जो पतलू ने कहा कि आईफोन नहीं लेगा, ये गलत बयान है। किसी बंदे को कोई आईपैड नहीं मिला वहां, तो वो बंदा बिना था। जो आपके दोस्त फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं उनको आप नहीं समझाते हैं? खातून जो होती है ना घर की, तो उसको सोशल मीडिया पे इन यूज करना इस तरह कंटेंट के लिए, तो मेरा उस पे था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपका दोस्त है, आप उसके साथ बैठे हैं देखिए, और ट्रबल में, अच्छा कोई भी मुश्किल में हो ना, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, उसकी जुबान से कुछ आगे पीछे लफ्ज़ हो जाते हैं। उसका पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर इशू बना, वो भी हमने रिजॉल्व किया। फिर वहाँ से दुबई आया, फिर मैं उसको यूपी ले गया। आप तो बड़े करोड़ों अरबोपति होंगे फिर। बस अल्लाह का शुक्र है। नहीं वो तो ठीक है, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी वाली कहानी है। 320 पाउंड लेके आप यूके गए थे, वो भी मेरे नहीं थे। और 2020-21 में आप लोगों को दुबई 5 स्टार होटल्स में ठहरा रहे हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी और उसमें आप बुकला के साथ खड़े थे और आके आपने कहा मैं आ गया हूँ और अब डकी भाई ऐसे बाहर आएगा। पहले तो मुझे लगा कि डॉन आ गया है और डॉन ने कदम रखा है और अब डॉन डकी भाई को चुरा के ले जाएगा। डकी की फैमिली से मैंने ऑन बोर्ड था उनके साथ में पूरा, तो उन्होंने कहा जी इनको हमने पेश नहीं करना, ये पीटी के वकील। गाड़ी से निकला है सब इंस्पेक्टर जो कि इस सारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उसका नाम है अली रजा। उसने मुझे हाथ से पकड़ा, उसने कहा अंदर आओ, और मुझे ज़बरदस्ती अनलॉफुल उसने मुझे डिटेन किया और मुझे अंदर ले गया। डिप्टी डायरेक्टर साहब आते हैं, चेयर पे बैठते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कॉल सेंटर किधर है? टीवी ड्रामा एक्ट्रेस अभी जो PSL में एवरी डे दे वाज प्रमोटिंग वन एक्सपेक्ट। मुझे बताइए कि किसी का कोई आपके पास पड़ा हुआ है? हाँ, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, बाबर आजम। दिखा सकते हैं अभी? दिलेरी का मुजाहरा करें ना? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, जुर्रत का मुजाहरा करें, नाम ले। 100 ऑफ पीपल बुलिंग, नाम ले। डर गए ना आप फिर उस गालिब गलौज से? नहीं, मैं डरा नहीं। नहीं, होता यही है ना। लेकिन इससे निपटना हमारे अदारों का काम है, हमारा काम नहीं। या एक इंप्रेशन ये कि बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, बड़े बड़े बैंगलोस दिखाते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ होता है। इज इट जस्टिफाइड? वो दिखावा होता है, वो लोगों को बटोरने के लिए, पैसे बटोरने के लिए। लेकिन फेमस तो पॉर्न स्टार्स भी बहुत से बताएंगे ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ठगी है। असल में हमारी जो पाकिस्तान, और नाम लेके बताएं कि कौन कौन कर रहा है। कितने भोले हैं आप पाकिस्तानियों को भोला मासूम आप नाम ले, किसने कहा ऐसा कि आप जाओ उसकी मां बहनें कर दो? अभी तो आपने नाम लिया। क्या आपका ब्रिटिशर होना या सिटीजनशिप होना आपको अखलाकी दायराकार से बाहर कर देता है? क्या आपके पास क्योंकि सिटीजनशिप है, आपके ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून आपको पकड़ नहीं कर सकता, गिरफ्त नहीं कर सकता, तो आप वहां बैठ के जो मर्जी करें? और आपने अपने दोस्तों से कभी कहा यार ये रास्ता गलत रास्ता है, इसको छोड़? नहीं, मेरे दोस्तों में से कोई भी इस तरह की बिजनेस नहीं करता। मैं आपको वीडियोस दिखाऊं अभी लेटेस्ट ब्रांड न्यू। आप तो डकी भाई को छुड़वाने आए थे, मैं तो आप खुद फंस गए। आपने बड़क मारी थी, कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस भी आपके पास था कि आपने हम आया तो आ गया ना। जुआरी वो होता है जो जुआ खेले और खिलाए। वो शराबी नहीं है, लेकिन शराब को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट उसने किया, ठीक है, उस हद तक वो गलत है। वो चोर नहीं है, वो चोरी को प्रमोट कर रहा है। वो डकैत नहीं है, लेकिन डकैतियों को कहता है करनी चाहिए। बाइनरी क्या है? मैं उसी तरफ आने लगा हूं। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है ना, 0 और 1। देखिए, यानी या तो वो गलत है या वो सही है। The fast way to make money is binary trading. Fast way to make money is जुआ। डकी भाई ने तो नहीं खेलना, लोगों ने खेलना। That's the point। That's the point। वो तो नहीं खेल रहा, लेकिन लोगों सारी उन्होंने उस खेल पे लगा दी। देखिए, यहाँ पे लोग सिर्फ लूज नहीं करते, लोग विन भी करते हैं। ओ, विन भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना, हराम कमा रहे हैं ना। लेकिन वो लोगों के ऊपर है। IK 804 सितंबर 2024 दो गाड़ियों के ऊपर आप जाली नंबर लगा के फिर रहे थे, उसके बाद गिरफ्तार हो जाते। उससे ये तासुर बना कि नदीम नानी वाला वैसे ही जालसाज है। जाली नंबर प्लेट, वो नंबर जो वहाँ पे लगा था, जाली परचेज नहीं था किया। जाली था। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लोगों को मैं ये तासुर दे रहा हूँ कि जिस तरह मैं खड़ा हूँ, तो आप अभी आप डकी भाई के केस में कह रहे थे कि डकी भाई प्रमोट कर रहा था, खुद तो नहीं कर रहा था ना। यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा था, मैंने बात कंप्लीट यही की ना कि उस हद तक वो गलत था। देखिए, ये कोई इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं था। नंबर लगा के नंबर लगा, क्राइम इज अ क्राइम। नहीं, क्राइम इज अ क्राइम, बट कोई ऐसा क्राइम नहीं है। देखिए, मरियम नवाज साहिबा को क्या पहना, कल को आपको भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हाथ हौला रखें। अच्छा, मरियम साहिबा को आपकी जरूरत पड़ेगी कि कल को मुश्किल वक्त आने में देर नहीं लगती, कल को हम ही उनके साथ खड़े होंगे। नहीं, वो ये सोच रहे होंगे कि हमें भी शायद आज कुछ चैलेंज मिलने वाला है और एक हाथ झाड़ेंगे तो आईफोन निकल आएगा। नहीं, अगर आप मुझे पहले बताते कि आज ऑडियंस है तो मैं 2-3 ले आता। तो मेरा अकाउंट नंबर लिख लिया, पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। Assalamualaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq Show on 24+. This is going to be Pakistan's first audience-based podcast, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान is blessed with 65% youth, which is a valuable resource. ये वो खजाना है जिसके बारे में किसी ने कहा था ना कि ना राहबर न किसी राहगुजर से निकलेगा,
हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा और इसी गली में एक दरवेश गाता फिरता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। तो ऑडियंस हमारे दरमियान मौजूद है, अगर आप भी हमारे इस लाइव पॉडकास्ट को विटनेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से जरूर राब्ता कीजिए। आपको भी हम ये मौका दे रहे हैं कि आप आइए और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान से जो सवाल करना चाहते हैं, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सवाल कीजिए। आज का पॉडकास्ट बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। इस पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत की तरफ आने से पहले मैं सिर्फ ये जरूर कहना चाहता हूं, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यूथ, जैसे मैंने कहा कि 65% ऑफ दिस कंट्री है, उस यूथ को एड्रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म्स कितने हैं और जिस तरीके से वो यूथ एड्रेस और अट्रैक्ट हो रही है, क्या वो जायज तरीका है, क्या वो मुनासिब तरीका है? और फिर जो लोग इस यूथ को आके कैपिटलाइज करते हैं, मैं कैपिटलाइज का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज हमारे पास हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। जाहिर इन्फ्लुएंशियल है तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब उनसे सवाल होता है, उनसे पूछा जाता है तो दे टेक प्राइड इन इट। वो ये कहते हैं कि हमसे ना पूछो, हम चौथी जमात पास हैं, आपसे हजम नहीं होता। हमने ये नहीं किया, वो हमारे पास पैसा बहुत आ गया, आपसे हजम नहीं होता। ये सवाल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है इस यूथ के लिए जो आज हमारे साथ इस स्टूडियो में बैठी हुई है। आज NCCIA बहुत मुतहर्रिक है, बेटिंग एप्स की बात हो रही है कि उनको प्रमोट किया जा रहा है। उसके लिए जो प्रमोशनल मटेरियल है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, पसे पर्दा मुहर्रकात क्या हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स, ये डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, ये अब कानून के निर्के में आ रहे हैं। भाई ऐसी नौबत क्यों आन पहुंची? जिस मुल्क में हम हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, जहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत कमजोर है। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कमजोर होने की वजह से बाहर से जो लोग आके हमारा इस्तेहसाल करना चाहते हैं, हमारी यूथ को एक ऐसे नशे पे लगाना चाहते हैं कि जिससे उसका बहुत नुकसान हो, जो साइलेंटली किल कर रहे हैं, वो इसलिए कर लेते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे यहाँ तगड़ा तो है नहीं। यहां किया जा सकता है, वो यूके में, यूएस में या यूरोप के अंदर करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जाहिर है वहां के इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कवानीन है, वहां पे फाइनेंशियल एक्शन कमेटीज मौजूद हैं जिनसे आपको पूछना पड़ता है, और उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे जब तक आप पूरा नहीं उतरते आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ करना भी आसान है और हमारे यहाँ करवाना भी आसान है, और जो लोग करवा लेते हैं उनको पैसे मिलते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि कॉस्ट पर एक्शन क्या है, बहुत से लोगों ने अपनी पूरी आर्मीज, मैं तो आर्मी कहते हुए मुझे अजीब सा लगता है, आर्मीज बनाई हुई है, और किसी के पास 1.5 लाख, किसी के पास 2 लाख, और 1.5-2 लाख को वो जो इन्फ्लुएंसर शाउटआउट्स के लिए राब्ता करते हैं ना, पाइनेमो वाले या कोडेक्स वाले या IQ ऑप्शंस वाले, वो ये कहते हैं कॉस्ट पर एक्शन आपको $30 $40 मिलेंगे। मैं कहता हूं $40 नहीं भी मिलेंगे, $1 भी दे रहा है तो 1,75,000 की जो आर्मी बनाई हुई है, आपने तो एक सेकंड में $1,75,000 कमा लिया। और झूठ पे लोगों को आपने ये बताया, देखो मेरा बैंक बैलेंस, मेरा रुपया पैसा, ये मेरी याट है, ये मैं बुर्ज खलीफा पे खड़ा हूं, ये लैम्बोर्गिनी के अंदर, अगर आप भी करना चाहते तो करें। तो लोगों को तो आसान रास्ता नजर आता है रातों रात अमीर होने का, लेकिन ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करता है, अपना भी नुकसान कर रहा है, अपनी फैमिली का भी, मुल्क को कौम का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब ये उकदा खुल ही गया है, तो आज इस पे खुल के बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त एक और सोशल मीडिया सेंसेशन मौजूद हैं। टिकटॉक के ऊपर आप इनको देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप देखते हैं, भारी भरकम यूट्यूबर्स के साथ आप इनको देखते हैं, बहुत से मद्दा इनके भी हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है, फैन बेस रखते हैं। इनको यहां पर मुदू करने का मकसद क्या है, समझना है। NCCIA ने इनको हमसे पहले मुदू कर लिया, हम नहीं कर सके, ये क्या कहिए अनफॉर्चुनेट ऑन आवर पार्ट, कि पहले उधर के मेहमान बन गए, उसके बाद हमारे मेहमान बने। और जब हमारे मेहमान बने हैं तो उस वक्त भी जाहिर है कुछ चीजें होती हैं, शुबुक व शुबहात जहन में होते हैं, जो इनके हैं वो भी क्लियर करें, जो हमारे हैं और हमारी ऑडियंस के वो भी इनके रास्ते क्लियर होंगे। नदीम नानीवाला इस वक्त हमारे साथ पॉडकास्ट स्टूडियो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मिजाज बखैर? जबरदस्त। जब मैंने पहली दफा नाम सुना ना नानीवाला, तो फिर मैंने जाके एक्सप्लोर किया, रिसर्च की कि ये नानीवाला क्यों है। फिर मुझे समझ आया कि आपका अपनी नानी के साथ जो अटैचमेंट और प्यार और ये सब है, तो मुझे अच्छा भी लगा कि ये कोई मायूब बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि रूबरू में और आईना किस्सा, क्या हकीकत है और क्या किस्सा। आई वुड लव टू लिसन टू योर स्टोरी, स्ट्रगल, सक्सेस स्टोरी। तो क्या हकीकत है और क्या किस्सा, बताइए ना। असल में मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे कोई टिकटॉक का शौक नहीं था, तो मैं 2012 में मैं यूके गया था स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर।
तो मैंने पहले कुछ महीने एज ए टेक्नीशियन काम किया, मोबाइल फ़ोन शॉप के ऊपर काम किया, लेकिन साथ साथ मुझे आगे बढ़ना था, क्योंकि वो जो फिक्स्ड इनकम होती है ना, जो आज की हमारी यूथ काम नहीं करना चाहती, वो कहते हैं कि कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो मैं साथ में कुछ रिसर्च करता था, तब मैंने अपना स्टार्ट लिया ईबे से। ईबे यूके में एक ऑन गोइंग अच्छा प्लेटफॉर्म था, वहाँ से मैंने मोबाइल फ़ोन्स को बेचना शुरू किया। तो वहाँ पे मैंने अपना एक स्टोर बनाया, एक अच्छी इनकम आने लगी, जहाँ मैं कह लें कि 1000 पाउंड अर्न करता था, तो मैं वहाँ पे 5000 पाउंड अर्न करने लगा। और ये किस ईयर की बात है? आप 2012 में यूके गए? 12 में क्या, 2013 में मैंने स्टार्ट किया ईबे। और आप यूके किस लिए गए थे? जैसे आजकल हमारी यूथ जाती है कि बाहर जाके अपने आप को कुछ कमाएं, कुछ कामयाब करें, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है आजकल जॉब्स वो नहीं है, वो लोगों का रोज़गार नहीं है, तो लोग जाते हैं बाहर, उसूल रिस्क की तलाश में गया। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। बस ऐसे ही फिर अपना शुरू किया आगे, अमेज़न पे शुरू किया काम, और अल्लाह ताला ने बड़ा करम नवाजी की, तो हमने 4-5 साल बड़ा दबा के काम किया। और उसके बाद फिर टिकटॉक का बड़ा चर्चा होने लगा पाकिस्तान में। तो हम पाकिस्तान में पहली बार आया, मैं आके मैंने ऐसे ही एक गाड़ी ली, सिविक, जब नई आई थी सिविक एक्स। तो मैं नानी को ले गया लाहौर, मैंने कहा नानी आपको आज को पिज़्ज़ा खिलाना है। तो नानी को साथ ले गया, तो नानी ने एक बेल्ट लगा लिया, सीट बेल्ट। तो नानी माशाल्लाह मेरी बुजुर्ग खतून थी, तो बड़ी सादा, तो वो कह रही है कि ये उतार दो, ये उनको लगाते हैं जो 2 नंबर लड़कियाँ होती हैं जो भाग जाती हैं, तो मेरे से उतार दो। वो ऐसे मैंने वीडियो टिकटॉक पे लगा दी, तो वो काफ़ी वायरल हुई। ये किस ईयर की बात है? ये आई थिंक 1918-19 की। ठीक, यानी इससे पहले नदीम नानीवाला को कोई जानता नहीं था? कोई जानता नहीं था। ठीक, ये 18-19 में शोहरत का सफर शुरू हुआ। अब बिल्कुल ऐसे, बस वो वीडियो लगा दी, तो वो कुछ ज़िला गुजरात में एक फेसबुक चैनल था, उसने भी लगा दी, उसको 10 मिलियन व्यूज़ आए। अच्छा। तो मैं थोड़ा शॉक हुआ कि ये कैसे हो गया। तो बस ऐसे ही फिर मैंने नानी की वीडियो लगानी शुरू कर दी। फिर लोगों ने कहा कि लड़का कौन है, फिर मैं नानी के साथ आने लग गया, पर यहाँ से ही ये सफर शुरू। यानी असल में मशहूर नानी हुई थी? नानी। ठीक। तो नदीम क्योंकि जाहिर है नानी का नवासा था, हाँ जी, तो वो मशहूर हो गया साथ में, यानी में नानी आपकी वजह शोहरत बनी। बिल्कुल ऐसे ही। तो नानी अब इस दुनिया में है? नहीं, नानी की वफात हो चुकी है। नानी अम्मा की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत अता करे। उसके बाद क्या हुआ फिर नानी के जाने के बाद? नानी के जाने के बाद अभी आजकल नानी के जाने के बाद बस ऐसे ही शुगर मेला हम लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और जो आजकल हमारे साथ चल रहा है, आजकल हमारे साथ वो लगा रहे हैं, पहले हम लगाते थे, बस यही फ़र्क। आपके साथ कोई शुगर लगा रहा है आजकल? ऐसे ही चल रहा है, जो आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आप भी, हम भी देख रहे हैं कि मुझे भी नोटिस वगैरह आने लग गए हैं। अच्छा, मैं ज़रा इस तरफ बाद में आता हूँ, क्योंकि ये तो आजकल हो रहा है ना। आजकल से थोड़ा सा पहले ठीक है, नानी अम्मा वफात पा चुकी, जी। नानी अम्मा का कंटेंट ज़ाहिर है ख़त्म हो गया, उसके बाद तो नहीं, मैंने चलना नानी था। के साथ 2-3 साल पहले वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। अच्छा, छोड़ दी थी? हाँ, नानी को कभी पता नहीं था कि टिकटॉक क्या होता है। ठीक। तो फिर बाद में मुझे खुद भी ये एहसास होने लगा कि खातून जो होती है ना घर की, तो उसको सोशल मीडिया पे यूज करना इस तरह कंटेंट के लिए, तो मेरा उस पे था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो नजरियाती इख्तलाफ था। हाँ, कि मैं उससे हट गया, तो क्योंकि मैं उससे हट गया, मैंने कहा नहीं, मैं 2-3 साल पहले मैंने छोड़ दी थी वीडियोस बनानी। ठीक। फिर आपने कैसा कंटेंट करना शुरू किया? फिर अब मैंने डिफरेंट किस्म के अपने ही ट्रेंड्स प्ले करना शुरू कर दिए, जिसमें मैं लोगों को दुबई लेके जाता था, उन डिफरेंट टिकटॉक स्टार्स को, छोटे हो बड़े हो फ़र्क नहीं पड़ता, उनको चैलेंजेस देता था, किसी को कुछ चैलेंजेस वगैरह देता था। जब वो चैलेंज कंप्लीट करते थे तो मैं उनको दुबई बुलाता था, वहाँ पे बुला के 5 स्टार होटल के अंदर स्टे देना, उनको आईफोन शिफ्ट करने। तो इसलिए मुझे आजकल बड़े लोग ये भी कहते हैं कि ये आईफोन देता है, तो फिर मुझे बाद में लोग आईफोन के नाम से जाना शुरू हो गए कि ये आईफोन देता है, नानी वाला आईफोन देता है। तो ऐसे ही मैंने इसको कंटिन्यू रखा इस चीज़। नहीं, आप तो बड़े करोड़ों अरबों-पति होंगे फिर? बस अल्लाह का शुक्र है, अपना मैंने ये कह सकता हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी वाली कहानी है, हाँ। लेकिन 2012 में हुसूल रिस्क के लिए, रिस्क की तलाश में कितने? 320 पाउंड लेके गया था। 320 पाउंड लेके आप यूके गए थे? वो भी मेरे नहीं थे। अच्छा, हाँ। उधार पे थे वो भी? उधार पे थे। और 2020-21 में आप लोगों को दुबई 5 स्टार होटल्स में ठहरा रहे हैं, लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरा रहे हैं, लोगों को आईफोन्स दे रहे हैं। 21 से स्टार्ट कर दिया था हमने। वो कैसे यार? बस असल में हमने स्ट्रगल की ना, मेरे ईबे और अमेजन पे स्टोर से हम अपना बिजनेस रन करते थे। हम वहाँ पे मेरे आज भी स्टोर्स हैं, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं आज तक। तो वहाँ पे रीसेलिंग होती है फ़ोन्स की। अब हमारा अमेजन पे तो स्टोर्स नहीं है, लेकिन ईबे पे चल रहे हैं स्टोर्स हमारे आज भी।
और वहाँ पे हम लोग जो आज से 8-10 साल पहले हम काम कर रहे थे, हम काम कर रहे हैं वो। हमारा तो लोगों को, जो मेरी फैमिलीज में पता लोगों को मेरा क्या काम है। सोशल मीडिया पे लोगों को मैंने नहीं ज़्यादा बताया हुआ, लेकिन लोगों को इतनी पता कि मैं अमेज़न यही पे करता हूँ। आज इस पॉडकास्ट में आप बताना चाहेंगे कि आपके क्या काम है, क्या क्या बिजनेसेस हैं आपके? कहते गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या क्या है, हम आ गए हैं, बताएं इंतजाम क्या क्या है। बिजनेसेस हमारे यही है कि अपना मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हमारे डोमेन्स हैं, हमारे स्टोर्स हैं, वेब डोमेन्स हैं। हाँ डोमेन्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी फोन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचते हैं आप? हाँ, रीसेलिंग होती है हमारी। हाँ, यानी ई कॉमर्स से? ई कॉमर्स से रिलेटेड ही मेरा आज भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है और मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ। तो आपको मैं आज बिजनेसमैन कहूँ या बिजनेसमैन कहलवाना पसंद चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, या मैं आपको टिकटॉकर कहूँ? नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ 2012 से, तब कोई टिकटॉक वगैरह नहीं था। नहीं, आज आप खुद को टिकटॉकर कहलवाना पसंद करेंगे या बिजनेसमैन कहलवाना? नहीं, दोनों हो मेरे, क्योंकि बात अगर टिकटॉक की हो तो प्लेटफॉर्म तो कोई भी बुरा नहीं होता, ये तो लोगों के ऊपर होता है कि वो इसको गलत तरीके से लेते हैं या अच्छे तरीके से लेते हैं। अगर मुझे लोग टिकटॉकर भी कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें बुराई वाली बात नहीं है। ठीक, तो आपके पास बहुत सारे स्टोर्स हैं इस वक्त ई कॉमर्स के, हाँ, यही कह रहे हैं आप? जी। और फिर आपने कहा कि आपने लोगों को बताया नहीं हुआ। हाँ, लोगों को बताया नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि जो हमारे यूके के जो स्टोर्स होते हैं ना, वो मोस्टली बेस्ड ऑन कस्टमर्स फीडबैक, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक हसद है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब आप लोगों को बताना शुरू करोगे कि मैं क्या क्या करता हूँ, तो वो, क्योंकि आपकी जो वेल्थ है वो बेस्ड ऑन फीडबैक, तो लोग वहाँ पे हम हमारे स्टोर से चीज़ें परचेज करेंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे, हमारे बिजनेस का लॉस होगा। तो एक हसद आती है लोगों के अंदर कि यार ये इतना सक्सेसफुल कैसे है, तो कंपटीशन आ जाएगा। तो इससे बेटर है कि जब चीज़ें हिडन में रहेंगी वो सक्सेसफुल रहेंगी। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर बहुत सारे हिडन स्कैम्स भी हैं। चीज़ों को हिडन इसलिए रखा जाता है कि आप इजीली स्कैम कर सकें। जैसे कि आप बताएं मुझे कैसा स्कैम हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपने बताया नहीं हुआ उस पर, हाँ, लेकिन आप जिसे ड्रॉप शिपिंग स्कैम्स कहते हैं ना, कि आपने चीज़ कोई और दिखाई थी और जो बायर है, क्लाइंट है, उसके पास चीज़ कोई और पहुंची। ना सिर्फ ये कि और पहुंची, बल्कि ओवर प्राइस्ड चीज़ पहुंची, और जब पहुंची तो वो बेचारा सर पटक के रह गया कि मेरे नाल होया की है। नहीं, लेकिन मैं ऐसे ड्रॉप शिपिंग स्कैम्स की बात कर रहा हूँ कि ये स्कैम्स की वजह से आप नहीं बता रहे, अनफोल्ड कर रहे हैं कि आपके क्या बिजनेस है। माफ कीजिएगा मुझे, मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात ड्रॉप शिपिंग की हो या डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेलिंग की हो, बात स्कैम्स की नहीं है। आप ड्रॉप शिपिंग का ही काम कर रहे हैं? नहीं, मेरा ड्रॉप शिपिंग का काम नहीं है। हमारे ऑन स्टोर्स हैं, हम चीज़ों को ऑन करते हैं स्टोर में। हमारे यूके में मेरे ऑफिस भी हैं, हम चीज़ों को स्टोर करते हैं और हम उनको फिर सेल करते हैं स्टोर्स और डोमेन्स के ऊपर, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आपके पास एक्स में प्रोडक्ट नहीं होती, आपके पास ऑर्डर आता है और आप आगे अपने जो सप्लायर होते हैं या अपने रेलिवेंट जो आगे आपके ड्रॉप शिपर होते हैं, आप उनको वो ऑर्डर देते हो, वो वहाँ से शिप करते हैं, वो होती है ड्रॉप शिपिंग। हमारा काम ड्रॉप शिपिंग का नहीं है। तो आपके पास FSC और HRMC के लाइसेंसेस मौजूद हैं? हाँ जी, मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है। रजिस्टर्ड है कंपनी? और एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है उसी? हाँ जी, एक कंपनी लाइसेंस के साथ। आप हाँ जी, कितनी कंपनीज रन कर रहे हैं? मेरी यूके में शुरू से एक ही कंपनी है। नाम बताना चाहेंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल, उसका नाम है, आप कोई भी बंदा कंपनी हाउस में जाके मेरा नाम लिखेगा नदीम मुबारक, तो उसके पास मेरा सारा डाटा आ जाएगा कंपनी का। आई अनलॉक टेक लिमिटेड। कंपनी हाउस में? कंपनी हाउस में। वो किस जगह पे? आप कोई भी आप गूगल पे लिखेंगे कंपनी हाउस, ठीक, तो वो डोमेन पे आप मेरा नाम लिखेंगे नदीम मुबारक, तो मेरी सारा डाटा आ जाएगा कंपनी का। तो आपके सारे बिजनेसेस उसके ऊपर अनफोल्ड उस वहाँ पे हो जाएंगे। हाँ, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं क्या और आप ये कह रहे हैं कि सारे लेजिटिमेट बिजनेसेस हैं आपके? हाँ, मुझे 13 डिजीज हो गए हैं अपना यूके के अंदर, और मेरे ऊपर आज 13 ईयर्स की हिस्ट्री में मेरे ऊपर HMRC कंप्लायंस का कोई केस नहीं है, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं है। और आपकी जितनी क्लाइंटेज है वो सारी यूके बेस्ड है? मेरा जितना बिजनेस सारा यूके बेस्ड है। मेरा पाकिस्तान में मेरा कोई बिजनेस नहीं। क्लाइंट्स कहाँ के आपके? हमारे मोस्टली गोरे यूरोप के अंदर, और जितने भी यूके के अंदर हमारी शिपिंग होती है वहाँ पे। ठीक, पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान में हमारा कोई लिंक नहीं है। ठीक, फिर आप आईफोन्स देते हैं लोगों को? आईफोन्स भी देते हैं ना एज अ गिफ्टर? मेरे ही पॉडकास्ट के अंदर बैठ के, मैं नाम लूंगा तो फिर कोई इवेंट, लेकिन नाम लें मिस्टर पतलू ने ये कहा कि वो मैंने एक जगह पे आईफोन का कहा और फिर जब पहुंचे वहां पे तो वो आईफोन लेके नहीं आया था, तो फिर मुझे खुद देने पड़े आईफोन। नहीं, तो आप स्कैम करते हैं लोगों के साथ आईफोन? मिस्टर पतलू ने लाइव के दौरान हमारा कंपटीशन हुआ कि हम कल शारजा स्टेडियम आएंगे जी, वहाँ पे जो आएंगे अपना ऑडियंस आएगी वहाँ पे, हम वहाँ पे लोगों के अंदर गिफ्ट्स देंगे, आईफोन और आईपैड, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से मेरी और मिस्टर पतलू की दूसरी मुलाकात थी, ठीक है।
तो वहाँ पे मैं और जमजम वाले एक टीम में थे। छोटा भाई बड़ा भाई? छोटा भाई बड़े भाई। तो छोटे भाई बड़े भाई मैंने छोटे भाई बड़े भाई से बात की कि हम जो सामान लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो हम हाफ कर लेंगे, ठीक है, तो हाफ आपकी तरफ से होगा, हाफ मेरी तरफ से होगा। उन्होंने कहा ठीक है। हाँ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोई 15-20 iPads, वॉचेस और आईफोन लेके गए, ठीक हो गया। हम वहाँ पहुंचे, जो आईफोन था वो हमने मिस्टर पतलू को गिफ्ट कर दिया। अब वहाँ उसके साथ एक लड़का था बट्टी बट्टी के नाम से, तो वो बड़ा ही इरिटेटेड लड़का था और बहुत अजीब किस्म का कि उस्ताद मैनू ही लैके दे आईफोन। उसे पतलों के जो लड़के थे ना दो, एक और था मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, इन्होंने कहा सानू ही दे आईफोन। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे, मैनू आईफोन दे, मैनू आईफोन दे। मैंने तो आईफोन जो एक आया वो मिस्टर पतलों को दे दिया, वो आगे वो देना तो उसकी मर्जी है। कहा नहीं यार सानू ही लैके दे। तो वो पट्टी को थोड़ा सा ना वो उसने क्या किया, एक आईपैड लोगों के अंदर दिया, बाकी उसने वो शॉपर के अंदर सारे डाल के निकल लेगा साथ ही। किसी बंदे को कोई आईपैड नहीं मिला वहाँ पे। तो वो बंदा ना था, उसको बटी बटी भी रिसेंटली पत्रों ने कहा कि उसने कोई 10 करोड़ का भी चुना लगाया उसको। हाँ। तो वो बंदे की बात कर रहा हूँ, वो आईपैड बाकी सब कुछ बैग में डाल के गायब हो गया और लोगों को वहां पे 1-2 आईपैड मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो हम जो कमिटमेंट हमने की थी वो पूरी की। और ये जो पतलू ने कहा कि आईफोन नहीं लेकर, ये गलत बयानी थी। यानी ये इल्जाम है आप? ये इल्जाम है, ये झूठ है, ये झूठ है, मन घड़त प्रोपेगेंडा है, सब कुछ बड़ा सोशल मीडिया। मैंने सोचा था आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा ना। हाँ, कोई मसला नहीं कि जब आपके बारे में ये परसेप्शन है कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, आप कहते हैं आईफोन देंगे, आईफोन तो आप देते ही कोई नहीं। जिस लोगों से भी हमने लाइफ में कमिटमेंट किया आईफोन की, ओपन चैलेंजेस सामने उनको आईफोन दिए हैं। और मैंने एक रिसेंटली एक लड़के का मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सिटी रैपर का, उससे भी क्वेश्चन किया किसी ने कि वो आईफोन देता है, उसने कहा आईफोन देता है, जो कमिट करता है वो देता है, जिससे कमिट करते हैं उसको आईफोन देते हैं। आपके बारे में एक और इंप्रेशन भी है ना जी, कि आप सिर्फ मशहूर लोगों को, जो मशहूर होते हैं उन्हीं को दुबई बुलाते हैं, उन्हीं को यूके बुलाते हैं, उन्हीं को आईफोन्स देते हैं अपनी मशहूरी के लिए, यानी कंपनी की मशहूरी के लिए। तो बात यह कि एक तरफ लोगों मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस अच्छे पॉजिटिव क्रिएट करने से एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, लोग थोड़ा हंस लेते हैं, शुगर हो जाता है, और साथ में जो बंदा होता है उसको हम थोड़ा दुबई में बुला के शुगर लगा लेते हैं, आईफोन दे देते हैं। नहीं, लेकिन वो बंदा अपना ही होता है ना, आप नहीं, कोई भी हो, मशहूर आदमी होता है सर। नहीं, मशहूर नहीं लाजमी। एक रिसेंटली एक लड़का लिया से था, आई थिंक, वो मशहूर नहीं था, उसने ऐसी वो बट्टे पे काम करता था, वो लड़का, ये सारे सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं। तो उसने कोई वीडियो बना रहा था, तो ऐसे उसने इजहार किया कि काश मुझे नदीम भाई अपने पास बुला लें। तो मैंने उसको चैलेंज दिया कि साइकिल पे मेरे पास आ जाओ। तो वो साइकिल पे कहाँ पहुंचना था? लिया से लाहौर। अच्छा, लिया से लाहौर। हाँ, तो वो मेरे पास पहुंचा और उसकी जिंदगी बदल गई। और वो खुद कहता है, पहले वो बटे पे काम करता था, अब वो अपना खुद का काम करता है। अब वो क्या कर रहा है? अभी वो जब वो फेमस हुआ है, अभी वो रिसेंटली अपना कोई काम कर रहा है, आईटी शाईटी कर, उसने रिसेंटली गाड़ी शाड़ी भी ली है। और जब उसने नई गाड़ी ली है तो उसने स्पेशल थैंक किया कि क्रेडिट गोस टू नदीम मुबारक। ठीक। और फेमस कैसे हुआ? यानी यही बस फेमस होने में वो चैलेंज लाया कि आप लिया से साइकिल पे आओ, हम आपको आईफोन देंगे। वो लिया से लाहौर पहुंचा, हमने आईफोन भी दिया और हमारा एंटरटेनमेंट हुई है 6-7 दिन की, और उसको काफी बिलियंस ऑफ व्यूज गए। यहाँ पे बहुत से लोग दिल पे हाथ रख के बैठे होंगे शायद आज। शायद में से लोगों को पता हो, लिया लड़के का पता नहीं, वो ये सोच रहे होंगे कि हमें भी शायद आज कुछ चैलेंज मिलने वाला है और एक हाथ झाड़ेंगे तो आईफोन निकल आएगा। नहीं, अगर आप मुझे पहले बताते कि आज ऑडियंस है तो मैं 2-3 ले आता। अच्छा, हाँ, तो हम दोबारा रखें शो? दोबारा रख लेंगे, दे देंगे आईफोन कोई बड़ी बात। यानी आपके बारे में जो एक इंप्रेशन है कि आप आईफोन्स दे के तो आपने शोहरत वसूल की है, समेटी है, आप क्या समझते हैं आपकी वजह शोहरत नानी? ना नहीं थी, आईफोन नहीं, वजह शोहरत नानी थी। ये स्कैम्स नहीं है, या वो दिखावा नहीं है? नहीं, दिखावा कुछ नहीं। या एक इंप्रेशन ये कि बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, बड़े बड़े बैंगलोस दिखाते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ नहीं, मैं बड़े बड़े विलास कुछ नहीं दिखाता। मैं जो दिखाता हूँ वो मेरा अपना होता है। दूसरे लोग करते हैं, मैं मानता हूँ कि वो करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपना, कि ये देखें मैंने 500 करोड़ का ले लिया, 100 करोड़ का ले लिया, 200 करोड़। वो झूठ होता है, मुझे पता होता है, लेकिन हम क्योंकि हमारे सर्कल में होते तो हम कुछ बोल नहीं पाते। अगर हम बोलेंगे वो कहेंगे यार ये मुनाफिकत कर रहा है, लेकिन वो दिखावा होता है, वो लोगों को बटोरने के लिए, पैसे बटोरने के लिए। लेकिन मैंने आज तक कोई दिखावा नहीं किया। लोगों को पैसे बटोरने के लिए भी और व्यूज इकट्ठे करने ये होता है दिखावा, कि अपना दुबई चले जाओ, मैंने ये 100 करोड़ का विला ले लिया है और ये मैंने फलानी लैम्बो ले लिया है, अब मैंने फिर अगली गाड़ी मेरी गैस करनी है। ये सारी नुसरबाजी होती है, लेकिन ये होता है अगर वो, क्योंकि हमारी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप कह रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इनका भला करें, जिन लोगों को पीछे लगाया हुआ है ना, उन लोगों का भला करें, इनको बताएं, इनकी आंखें खुलें कि जो दिखा रहे हैं कि मैंने विला ले लिया, मैंने घर ले लिया, मेरे पास ये गाड़ी है, आप भी कर सकते हो, आप ये फलां ऐप यूज करना शुरू, बताएं कि ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ठगी है।
असल में हमारी जो और पाकिस्तान नाम लेके बताएं कि कौन कौन कर रहा है ये। नहीं, नाम नहीं ले सकता। हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी समझदार है, उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन वो भोले बने रहते हैं। नहीं, तो बेचारे हमें बड़े मासूम है, ये सादा पाकिस्तानी है। अभी मैं क्या कह सकता हूँ, बस ये लोगों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना भी कोई बच्चा नहीं होता कि किसी को पता ना हो कि ये गलत है या सही है। तो लोगों को पता होता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, लेकिन लोग अब आपने कहा मैं नाम नहीं लेता, आपके साथ ही फिरते हैं आपकी कम्युनिटी में, यहाँ से दुबई जाते हैं, जाके बताते हैं मैंने जी वैगन ले ली। हंस रहे हैं लोग पहुंच गए कि कहाँ से बात कर रहा हूँ। बस कुछ नहीं कह सकते, क्या कहें। नहीं, फिर इन लोगों ये उनकी पर्सनल लाइफ है। नहीं, इन लोगों के साथ जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग क्यों जुड़े हुए हैं साथ में? फलाना मोटर्स तो फलाना मोटर्स, मैं नाम नहीं ले रहा। देखिए, जब किसी बंदे के पास ऑडियंस होती है, फेम होता है, तो हर बिजनेसमैन का ये माइंड होता है कि साथ जुड़ने से मेरा बिजनेस बूस्ट करेगा। तो उनका साथ जुड़ने का मकसद ये होता है कि जहाँ पे उनको इतनी व्यूज़ आ रहे हैं तो थोड़े मुझे भी आ जाएं, थोड़ा मेरा भी हल्ला गुल्ला हो जाए। बाकी उनका कोई ये माइंड नहीं होता कि हमने भी इनके साथ मिलकर कोई फ्रॉड करना है। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, ये किसी को ऑफेंड करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन फेमस तो पॉर्न स्टार्स भी बहुत से हैं, फेम तो शैतान का भी बहुत है। तो ये जो घमंड होता है लोगों को कि मेरे पास फेम है, आई मीन पता किसी चीज का नहीं है लेकिन फेम है, और वो कहते हैं इसको फेम ना दो। हमें ऐसा फेम नहीं चाहिए यार, लेकिन फेम तो पॉर्न स्टार मतलब है। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? तो ये जो फेम है प्लस इलिटरेसी है, जहालत है, दैट लीड्स टू डिजास्टर। ये परफेक्ट रेसिपी ऑफ डिजास्टर है कि एक तो आप फेमस थे, फिर इलिटरेट थे, आपको पता कोई नहीं था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप इजीली शिकार हो गए उन लोगों का जो आपसे वो काम कराना चाहते थे अपनी बिजनेस की प्रमोशन के लिए। आपने वो शाउट आउट्स देना शुरू कर दिए, आपने उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपको पैसे दे रहे थे। और अल्टीमेटली जो आपके फॉलोअर्स थे, दे आर ब्लाइंड फॉलोअर्स। एक कल्ट आपने बनाया हुआ है जो मैडली आपको फॉलो कर रहे हैं। उनका क्या कसूर है बेचारों का? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जब टिकटॉक 2020-21 में था, तब टिकटॉक की जो ऑडियंस थी वो बड़ी एक क्लास की ऑडियंस थी। हमें बड़े अच्छे अच्छे लोग देखते थे, अच्छी फैमिलीज देखती थी। तो उसके दरमियान से जब गाली गलौज का एक कल्चर शुरू हुआ टिकटॉक के ऊपर, स्लोली ऑनवर्ड्स टू टिकटॉक लाइव, ये जो गाली गलौज शुरू हुआ, तो जो अच्छी ऑडियंस थी वो वहाँ से चली गई। अच्छी ऑडियंस जो एक पढ़ी लिखी यूथ थी, एक हाई लेवल की जो एक पढ़ी लिखी यूथ थी, वो वहाँ से मूव कर गई टू वाज अनदर प्लेटफॉर्म। अच्छा, पढ़ी लिखी यूथ या पढ़े लिखे लोग या मोतबर अच्छे लोग थे टिकटॉक पे, थे, वो चले गए। अब वहाँ पे अब टिकटॉक पे वो बहुत कम है। अब उनकी परसेंटेज में भी 10% होगी। जो 90% लोग हैं टिकटॉक के ऊपर, वो नहीं पढ़े लिखे। तो वो आप भी कोई शुगर लगा देंगे, वो कहेंगे ब्रांड ब्रांड ब्रांड। वहाँ पे ये है लीडर नहीं, वो हमारा पतलू, मिस्टर पतलू है। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा। नहीं, आप उसी की बात कर रहे हैं, वो हमारा भाई है। वो लीडर कह रहे हैं या ब्रांड कह रहे हैं, तो वो उसका और उन लोगों के दरमियान हम क्या कह सकते हैं? हम इस पे क्या कह सकते हैं? क्या कहें इस पे? दिलेरी का मुजाहरा करें। क्या दिलेरी का मुजाहरा? जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें, हौसला दिखाएं, नहीं, और गलत को गलत कहें, कंडेम करें। मैं कह रहा हूं ये साइबर बुलिंग है। आपने जत्थे बनाए हुए हैं, आर्मीज बनाई हुई हैं, और आप उसको कहते हैं जाओ इसकी माँ बहन एक कर दो, जाओ इसकी इज्जत उछाल दो, इसकी फैमिली की तस्वीरें लगा दो। नहीं, मैंने तो नहीं देखा किसी भी अपना मैं दिखाऊं? नहीं, आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। ठीक है, कितने भोले हैं आप पाकिस्तानियों को भोला मासूम आप नाम ले, किसने कहा ऐसा कि आप जाओ उसकी माँ बहने कर दो? अभी तो आपने नाम लिया है। किसका? आपने खुद कहा ना। मैंने कहा कि टिकटॉक, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि जब से गाली गलौज का एक कल्चर डेवलप हुआ टिकटॉक लाइव के ऊपर, और टिकटॉक लाइव के ऊपर टिकटॉक पे ऊपर लोगों को एक फेक लड़ाइयां करना, गंदी गालियां दी जाती हैं, बिल्कुल ऐसी है, साइबर बुलिंग की जाती है, बिल्कुल है, थ्रेट्स दिए जाते हैं उसमें। लेकिन ये टिकटॉक, ये जत्था है, ये माफिया है, ये टिकटॉक माफिया बन गया है सर। अभी यकीन करें, रिसेंटली तो इतना ज्यादा हो गया था कि मैं टिकटॉक खोलता था तो मुझे डर लगता था कि मुझे ना कोई गोली मार दे। इन्हें इतना ज्यादा हो गया था ये। तो ये मोस्टली ये 90% रियासती इदारों के खिलाफ बात होती है। वो तो मैंने देखा है, मोस्टली जितने भी लोग बैठे हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं। ठीक है, जितनी भी बुलिंग है वो मोस्टली आउट ऑफ कंट्रीज में हो रही है। ठीक है, टिकटॉक लाइव हो कोई भी, लेकिन है तो पाकिस्तानी ना। लेकिन है पाकिस्तानी, लेकिन अगर वो कर रहे हैं उसमें हम क्या कह सकते हैं? आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप है आपके पास। क्या आपका ब्रिटिशर होना या सिटीजनशिप होना आपको अखलाकी दायरा कार से बाहर कर देता है? क्या आपके पास क्योंकि सिटीजनशिप है आपके ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून
आपको पकड़ नहीं कर सकता, गिरफ्त नहीं कर सकता, तो आप वहां बैठ के जो मर्जी करें। देखिए मैं मानता हूं इसे जस्टिफाइड कि बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान, नहीं। क्योंकि वो तो बाहर बैठा हुआ है, तो इसलिए मुल्क को बुरा भला करे, मुल्क में बैठने वालों को बुरा भला करे, बुलिंग करे, रियासती इदारों के खिलाफ बात करे, उसके पास लाइसेंस है, क्योंकि उसके पास सिटीजनशिप है। देखें रियासती अदारों के खिलाफ जो आप बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ हाँ, वो बात आ रही है पीटीआई टुवार्ड्स टू अदर पीपल, ठीक है। पीटीआई के जो एक आर्मी है, टाइगर है, ठीक है, जो उनकी वहां पे आप वहीं पे डायरेक्शन दे रहे हैं कि जो वहां पे हो रही है। नहीं, मैं तो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल को वो वही है, लोग कौन है, हमें सब पता है कि किसके खिलाफ क्या बात चल रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो मैं मानता होना चाहिए, लेकिन जो बुलिंग और ये अब्यूजिव जो चीजें हैं इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। अब्यूजर्स हैं वहां। हाँ, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। और आपने अपने दोस्तों से कभी कहा मेरे यार ये रास्ता गलत रास्ता है, इसको छोड़ नहीं, दो? मेरे दोस्तों में से कोई भी इस तरह की अब्यूजिंग नहीं करता। कौन करता है मेरे दोस्तों में से अब्यूजिंग करता है इसमें? मिस्टर पतलू आपका दोस्त नहीं है? मिस्टर पतलू हमारा भाई दोस्त है, लेकिन अब इन द रीसेंट पास्ट में जब वो नया आया है तो उसने जब वो जो भी आप कह रहे हैं बुलिंग शुलिंग उसने की होगी, लेकिन उसने अपना लॉन्ग टाइम को उसने छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं ये इसको चीज़ को समझता हूँ कि ये गलत थी। अगर उसने गलती मैं आपको वीडियोस दिखाऊं अभी लेटेस्ट ब्रांड न्यू फ्रेश फ्रॉम द ओवन, फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस पे फिर यही कहूंगा कि वो ऐसी चीजें जो यहाँ पे मैं गैर अखलाकी में चला नहीं सकता। मुझे लगता है कि हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू इट देन? मुझे लगता है कि इसमें और इसमें आपको मिस्टर पतलू से डायरेक्टली बात करनी चाहिए। नहीं, इस पे तो रियासती इदारों को एक्शन लेना चाहिए। रियासती इदारों को क्या एक्शन लेना चाहिए? जो साइबर बुलिंग कर रहे हैं बैठ के लोग, जत्थे हैं, माफियाज हैं, उसके ऊपर तो इदारों को हरकत में आना चाहिए। देखिए मैंने जहां तक मिस्टर पतलू की जितनी भी लाइव देखी हैं, टिकटॉक लाइव, हाँ। वो लड़कियों के साथ हो या लड़कों के साथ हो, वो एक वहां पे एंटरटेनमेंट दे रहा है, शुगर लगा रहा है। तो अगर उसके मुंह से अगर कोई गाली गलौच होती है, कौन सा शुगर है? नहीं एंटरटेनमेंट है भाई, क्या एंटरटेनमेंट हो रही है वहाँ? नहीं, एंटरटेनमेंट वही है ना कि वो अपना वहां पे कोई कॉमेडी कर रहा है, शुगर लगा रहा है, जूते लगा रहा है। आप बताएं मुझे कॉमेडी नहीं, वैसे कोई अपना चालनी वो दिस एंड दैट, तो लोग उसको एंजॉय कर। देखें जब वो लाइव बैठता है तो उसको 25-30 लोग उसको लाइव देखते हैं, ठीक है। एक और भी बंदे हैं, हाँ बहुत से हैं, और भी बंदे हैं, पर्दा उठेगा कितना ही पर्दा डालूंगा। अब बंदे हैं वो इधर हमारे लाहौर में रहते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ वो बुलिंग कर रहे हैं, लिख के गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर आप बात नहीं कर रहे। मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। आज आपके साथ नाम ले उनका। नहीं, मैं नाम उनका क्यों लूं? मैं तो ले रहा हूँ, दिलेरी का मुजाहरा करें ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, जुर्रत का मुजाहरा करें, नाम ले। 100 ऑफ पीपल बुलिंग, नाम ले, इवन के वो नाम में बैठ के बुलिंग कर रहे हैं। मैं नाम लेके करता हूँ। बताए नाम। मैंने तो नाम लिया है, आप लेना नाम के कौन से? नहीं, मैं वो देयर लाइक 100 ऑफ पीपल्स। बताए ना, मैं आपको मैं चार का बता दें। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। यही है ना दिलेरी का मुजाहरा। दिलेरी मैंने की है ना कि पाकिस्तान में अभी आप नाम लेंगे ना, गालम गलौज शुरू हो जाएगी। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, होगा ना, बस यही मसला। तो यही कह रहा हूँ कि डर गए ना आप फिर उस गालम गलौज से? नहीं, मैं डरा नहीं। नहीं, होता यही है ना कि आप दीवार से आप कहते थे यार अपनी इज्जत बचाओ, ऐसे ही होता है ना। देखें बात कीचड़ है, कीचड़ में पत्थर फेंकोगी तो चींटे अपने ऊपर आएंगे, ऐसे ही है ना। किसी ने तो निपटना इससे, लेकिन इससे निपटना हमारे अदारों का काम है, हमारा काम नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वहां पे कोई अपना सोशल मीडिया जितनी एप्स हैं। अच्छा, मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, आपके पास सिटीजनशिप है यूके की, यूके में तसव्वुर किया जा सकता है कैसा हो? यूके में बहुत ज्यादा बुलिंग है। कैसी? ये डिजिटल मीडिया पे बुलिंग? डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा बुलिंग है। देखिए डिजिटल मीडिया, हमने HRMC की बात की, हमने फाइनेंशियल एक्शन कमेटी की, FAC की बात की। फाइनेंशियल एक्शन कमेटी नहीं, वो तो टैक्स डिपार्टमेंट है ना, उसका तो लेना देना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना। फाइनेंशियल एक्शन कमेटी का लेना देना है या नहीं है? बिल्कुल है। ये पैसे कहां से आ रहे हैं, ये ब्लैक आ रहे हैं, व्हाइट आ रहे हैं, ये सब वो देखते हैं, चेक करते हैं। यूके की सड़क के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर आप जाएं और किसी को ऐसे घूरे, किसी लड़के को भी घूरे ना, नहीं आप विल सू यू इन द कोर्ट। नहीं, आप तो ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं। मैं ग्राउंड की भी बात कर रहा हूं, मैं डिजिटल की भी बात कर रहा हूं। डिजिटल मीडिया पे तो बहुत बुलिंग है और कानून उस पे हरकत में नहीं आता। टिकटॉक के ऊपर यूके का कोई कानून नहीं है। टिकटॉक के ऊपर इतनी बुलिंग है, टिकटॉक लाइव होस्टिंग, यूके के बैठ के आपस में ऐसे गाली गलौज कर रहे होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। कोई मैंने आज तक नहीं देखा कि उनके ऊपर एक्शन लिया हो। तो इसका मतलब ये जस्टिफाइड है फिर, क्योंकि वहां नहीं है तो इसलिए हमारे यहाँ भी जस्टिफाइड है। देखिए जस्टिफिकेशन की बात नहीं है, अपना लोग थाउजेंड्स ऑफ लोग बैठे हुए हैं, अदारा किन किन को पकड़े? किसी को पकड़े, टेस्ट केस बनाए ना, तो पकड़े। किसी को बना इबरत बनाए, टेस्ट केस बनाए, तो बनाए, बनाना चाहिए ना, तो बनाना चाहिए ना। मैं तो मानता हूं कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, रदीम नानी वाला साहब, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें? आपने भी तो कोई हिस्सा डालना है ना। नहीं, देखिए आपने स्टार्टिंग ऑफ विद योर जर्नी, आपने कहा मैं नानी के साथ वीडियो बनाता था, लेकिन मैं नजरियाती तौर पे मैंने कहा घर की कोई खातून नहीं होनी चाहिए। ऐसी हुआ ना सर?
आपने कहा नहीं, वो मेरी नानी जो थी वो बहुत वडेरी थी, तो मैंने कहा कि उनकी एक गुजर गई तो अपना मैं उनको हाँ साइड पे कर देता हूँ। हाँ, तो जो आपके दोस्त फैमिली व्लॉगिंग करते हैं उनको आप नहीं समझाते हैं? देखें फैमिली जो व्लॉगिंग है, क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं मैं आपकी बात करता हूँ। फैमिली व्लॉगिंग एक हद तक जो है ना, मैं इसको समझता हूँ कि ये जस्टिफाइड है अगर ये दायरे में रह के की जाए, वो दायरा हया क्या है? और हया का ख्याल रखा जाए, अच्छा। ठीक है, बच्चों का ख्याल रखा जाए। अगर आपकी फैमिली व्लॉगिंग में हया को ख्याल नहीं रखा जा रहा, आप किसी के बच्चे को दिखा सकते हैं? बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं? व्लॉगिंग कर सकते हैं आप भाई आप किसी को लेके आ सकते हैं विद देयर पेरेंट कंसेंट, आप दिखा सकते हैं। कंसेंट? हाँ यही तो है, हाँ, ऑफकॉम के रूल्स कितने सख्त हाँ, हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपनी Ofcom का फैमिली rule को कितना दिखा रहे हो सख्त तो है आप अपनी भाई? फैमिली की कंसेंट दिखा रहे हो ना, आपको जबरदस्ती तो नहीं दिखा रहे अपनी फैमिली को। अपनी फैमिली तक हाँ, जायज है, हाँ। आप किसी की फैमिली को दिखाएं किसी, और बहुत से लोगों ने शिकायत भी की ना, बहुत से लोग ऐसे जो आके सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ कि भाई हमें क्यों लेके आया आप उसके अंदर, है ना, ये एक और बहस ये है, बहुत ये एक और बहस है, हाँ, एक लंबा दायरा हाँ, का है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड मैं है तो vlogging। फैमिली व्लॉगिंग को किसी हद तक किसी हद तक, वो हद क्या है? सपोर्ट करता हूँ कि जिस हद तक हया का ख्याल रखा जाए, बच्चों का, छोटे बच्चों का ख्याल रखा जाए, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, मैं इस हद तक इसको जस्टिफाई करता हूँ फैमिली व्लॉगिंग को। क्योंकि आपको लगता है बिलुमूम ये ख्याल रखा जा रहा है? रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है, इस चीज़ को मैं लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। ये लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि वो रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। मैं इस पे ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाहता। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? मेरा क्या आप कंट्रीब्यूशन लोगों को कहते हैं ये जो बात यहाँ बैठ के कर रहे हैं अपने दोस्तों को भी समझाते हैं क्या समझाएं इनको कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए, इस अपना, दायरा कार का ख्याल रखना चाहिए, ये आप समझाते बिल्कुल हैं? ऐसे ही है। अभी मैंने जब हम इकट्ठे बैठते हैं जी। तो हमारी डिस्कशन होती है इस चीज़ के ऊपर। तो जैसे मेरा दोस्त रजब भट्ट, ठीक है, तो उसने स्लोली पहले अपनी वाइफ को क्विट करा यूट्यूब व्लॉगिंग के अंदर से, जी। ठीक है, उसने उसको वहाँ पे Consciously स्लोली किया। हाँ स्लोली तो उनको भी पता है। तो जब हमारी जो होती है डिस्कशंस, वो ये नहीं कहते कि ये गलत है, वो कहते हैं कि यार अगर हमारी सोसाइटी जो है वो इस हद तक पैनिक में है तो हमें भी थोड़ी सी चीज़ को, इस क्रिटिसिज्म को फेस करना चाहिए, चलो हम भी थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, तो क्विट करते हैं। तो उन्होंने क्विट कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप वो क्विट कर दिया है? हाँ क्विट कर दिया। फैमिली व्लॉगिंग को quit फैमिली कर दिया। व्लॉगिंग को उसने मोस्टली क्विट कर दिया। वो आपने देखा होगा उसके व्लॉग में उसके दोस्त होते हैं, उसकी फैमिली कोई नहीं होती। कभी महीने बाद अगर उसकी अम्मी आ जाए, उसकी माँ जी आ जाए, अगर उसकी वाइफ आ जाए, तो वो अब मैं रजब भट्ट को फैमिली व्लॉगर नहीं कह सकता, क्योंकि आप ऑन वर्स लास्ट 3 to 4 months देख लें, वो उसके मोस्टली व्लॉग्स के दोस्तों के साथ ही हैं, मेरे ठीक। साथ होकर दोस्तों के And he साथ has होके। decided कि अब इसी तरीके से चल रहा है। वो हाँ कुछ इसी तरह से आगे बढ़ेगा वो। ठीक। हाँ और वो बहुत ट्रबल में है इस वक्त, आपका बिल्कुल। दोस्त है, आप उसके साथ बैठते हैं, देखिए बहुत रजब ट्रबल भट्ट, में। देखिए अच्छा, कोई भी मुश्किल हाँ, में हो ना, अच्छा हाँ, नहीं लगता है। अच्छा लगता है। वो प्रॉब्लम में है, पाकिस्तान का लड़का है, पाकिस्तान का यंगस्टर है, और यूथ के लिए उसको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। बाहर है, प्रॉब्लम में है, हमें बहुत बुरा लगता है। क्यों है ये प्रॉब्लम्स? क्यों? खुद क्रिएटेड है, खुद क्रिएट की गई हैं? देखें कि जब इंसान सोशल मीडिया पे 40-50 मिनट्स का ब्लॉग कर रहा होता है और वो कंसिस्टेंसी से कर रहा है पिछले 3 सालों से, तो सम टाइम होता है कि उसकी ज़बान से कुछ आगे पीछे लफ्ज़ हो जाते हैं जो कि उसकी नीयत नहीं होती और उसका असल मकसद वो नहीं होता, ठीक है। अब उसका पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर इशू बना, हाँ। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन मेरे दोस्त के पास थी, वो भी हमने रिजॉल्व किया, ठीक है। उससे पहले उसका जो इशू हुआ हमने वो भी रिजॉल्व किया। फिर वो उस जब प्रॉब्लम में था, फिर वहाँ से दुबई आया, फिर मैं उसको यूके ले गया, ठीक है। मैंने उसकी मुश्किल वक्त में जितना हुआ मैंने उसके साथ किया, ठीक है। अभी उसके ऊपर जो लेटेस्ट 295 का केस बना है, ठीक है। वो परफ्यूम वाला? नहीं वो तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, वो तो फिनिश्ड है। अब जो नया जो मसला बना है 295, ये जो उसकी 2 साल पुरानी वीडियो थी सहाबा कराम वाली, ऑलराइट, ठीक है। अब देखें कि 2 साल पहले वाली वीडियो को उठा के उसको फिक्स करना इस तरह, ये भी तो ज्यादती है। वो तो बड़ी पुरानी वीडियो है। लेकिन ऑब्वियसली अब एक बंदा ये माइक है ना, हाँ, मैं आपको एक चीज हाँ, बताता हूँ, ये माइक है, हाँ। इस माइक पे क्या बोलना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं बोलना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही माइक है। बहुत सेंसिटिव चीज है, इसलिए जब आपके पास फेम भी है, फॉलोइंग भी है, तो उस वक्त आपको बहुत संभल के पाँव रखना पड़ता है, बहुत नपी तुली गुफ्तगू करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है भाई, ये एक्सप्लोसिव है, ये बहुत डैमेज कर सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती होती है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ज़ाहिर है इंसान जुबान से लफ्ज़ निकल जाता है, निकलता है, इंसान से निकलता है, गलती होती है, होती इस है। चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, हाँ। ठीक। और उसके साथ अगर उस चीज़ को बार बार देखिए, जैसे हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे हमारा सेंसर बोर्ड है ना, एडिटोरियल पॉलिसी है, हमारा एक रिपोर्टर जिसने खबर दी है वो एज इट इज पब्लिश नहीं हो जाती, बल्कि उसको कंट्रोलर न्यूज़, फिर डायरेक्टर न्यूज़, नीचे एडिटर्स, सबसे छन के फनल होके वो चलती है। लेकिन ब्लॉग में क्या है कि आपने रखा हुआ है फ़ोन,
आप अकेले ही हैं बना रहे हैं बना उसको, रहे हैं। क्रिएटर भी हैं, एडिटर भी हैं, आप एडिटोरियल पॉलिसी भी आप डिसाइड कर रहे हैं और आपने उसको फेंक दिया, फायर कर दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पे अब व्लॉगर्स को भी सोचना पड़ेगा कि हमारा एडिटोरियल कंट्रोल बिल्कुल क्या ऐसे ही है। है। एडिटोरियल कंट्रोल बहुत जरूरी है बहुत इसमें। जरूरी है। आपके बैकएंड पे एडिटर, सोशल मीडिया जो टीम होती है, उनको देखना चाहिए कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप पब्लिश कर रहे हैं आप उसको डबल चेक तो करें कि उसने क्या क्या बोला है। अगर वो आप ऐसी फटाफट टक कर देंगे तो वो चीजें बाद में एस्केलेट भी हो जाती हैं। और ब्रांड्स के साथ कोई कंसल्टेंट्स भी होने चाहिए बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, जो उनकी थोड़ी ग्रूमिंग भी करें। ग्रूमिंग करें। हाँ, उसको अगर आप करें। डायरेक्ट डील करेंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह होगी। हाँ, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मुझे बढ़ना है उस तरफ, उस केस की तरफ जो एनसीसीआई का केस है। मैंने आपकी वीडियो देखी और उसमें आप वकला के साथ खड़े हुए थे और आके आपने कहा मैं आ गया हूँ और अब डकी भाई ऐसे बाहर आएगा। तो पहले तो मुझे लगा कि डॉन आ गया है और डॉन ने कदम रखा है और अब डॉन डकी भाई को छुड़ा के ले जाएगा। ये क्या है भाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं डक्की के साथ 7 सालों से हूँ। डक्की पिछले 7 सालों में जब जब भी प्रॉब्लम में आया मैं उसके पीछे था और मैंने उसको वहां से निकाला है। चाहे मुझे उसके लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़ा मैंने वो किया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जो भी रास्ता लोगों को पता है, क्योंकि जब बात दोस्त की आ जाए तो उससे बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे जब पता चला कि डक्की अरेस्टेड हो गया एयरपोर्ट के ऊपर, तो सैटरडे की आई थिंक बात थी। सबसे पहले मैंने अपने रिसोर्सेज पता किया कि एनसीसीआई वाले उसको संडे को अदालत में पेश कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है। मैंने डक्की की वाइफ को फ़ोन किया। ठीक है, मैंने उसको कहा कि 2 से 3 घंटे बाद उसको कचहरी में पेश किया जाना है। और मैंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया और मैंने जल्दी से एक वकील हमने किया, जैन कशी साहब, जो कि एफआई के बड़े एक्सपर्ट एक वकला है, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया। हमने वहाँ, आप यूके में थे? मैं यूके में था, मैं सारा देख रहा था। मैं 2 दिन से मैं सोया नहीं था, पिछले बैक एंड 24 आवर में सोया नहीं था, मैं इसी काम पे लगा हुआ था। तो हमने वो किया, ऑन बोर्ड किया, हमने वहाँ भेजा वकील, डक्की की फैमिली को वहाँ भेजा, तो 2 दिन का रिमांड हो गया। तो क्योंकि वो वकील साहब स्पेशल संडे वाले दिन छुट्टियों पे थे और सियालकोट से आए थे, तो उन्होंने उसी रात माजरत कर ली कि मैं ये केस आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। वो क्या वजह? उसने कहा कि जितना ये कम्प्लेक्स केस है ना, मुझे और मेरी मसरूफियात हैं और मेरी छुट्टियों में और हर साल इन दिनों में मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ, तो मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ इस केस के ऊपर कि मेरा यहाँ पे टाइम बहुत लगेगा और मेरे पास टाइम नहीं। तो हमने फिर मैंने वकील अरेंज किए, जो कि हमारे दूसरे वकील थे, इंतज़ार पजौता साहब को हमने PTI के। तो फिर डक्की की फैमिली से मैंने ऑन बोर्ड था उनके साथ में पूरा, तो उन्होंने कहा जी इनको हमने पेश नहीं करना, ये PTI के वकील है। ठीक है, तो उन्होंने डक्की की फैमिली ने कहा, तो उन्होंने नायब सदर जो है ना वो हाई कोर्ट से भेज दिया। तो फिर 4 दिन का रिमांड हो गया। अब मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम वकील चेंज नहीं करेंगे और इनको हम फाइट करने देंगे, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, हमने वकील, इन दौरान मेरा डक्की से कॉन्टैक्ट था, मेरा एक दोस्त वहाँ पे था, मैं इन कॉल के साथ कॉन्टैक्ट में था, वहाँ एफआईए की कस्टडी में कॉन्टैक्ट में था, मेरी उससे बात हो रही थी। लेकिन डक्की का जो भाई था ना पीछे, एक वो थोड़ा सा ढीला था, वो कह रहा कि नहीं जी हमने अब वकील चेंज करना। तो उन्होंने वकील कर लिए, वो उस्मान साहब। तो जब उन्होंने उस्मान साहब कर लिए तो मैंने डक्की से बात की, मैंने कहा ये हमें वकील चेंज नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि यार मुझे पहले भी उसने मोटरवे वाले केस में निकाला था, तो शायद मुझे वो जल्दी निकाल लेगा। तो जब वो तीसरे वकील साहब आए हैं, उसके बाद फिर रिमांड पे रिमांड इन चलता रहा। और फिर मैंने जब देखा कि ये रिमांड पे रिमांड चल रहा है तो मैंने 27 को मैं फ्लाई किया हूँ लंदन से और 28 अगस्त में पहुँचा हूँ अपना पाकिस्तान। मैं लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ 28 अगस्त 1 बजे। मैंने क्योंकि मेरा सबसे कॉन्टैक्ट था, तो मैंने कहा कि 28 अगस्त मेरे साथ वकील जो इधर बैठे हुए हैं, मैंने कहा आज हमने जाना कचहरी और इंशाल्लाह ताला हमने हर हाल पे फाइट करने और उसको जुडिशल करवाना है। ये जो वकला की टीम बैठी हुई हाँ, मैंने कहा आज हमने उनको जुडिशल करवाना है हर हाल पे इंशाल्लाह। ठीक है तो वो मैं ये उसी रोज वीडियो थी, उसी रोज की वीडियो थी। हाँ, तो मैं वहाँ पे कचहरी से हो जाता हूँ लेट, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आज वो डक्की को फिर अली पेश कर रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे। मेरा टाइम थोड़ा डिले हो जाता है। तो मेरा जो दोस्त था उसने मुझे एक बंदे से कनेक्ट करवाया जो कि डक्की को लेके जा रहा था वापस। उसने मुझे कहा कि आप गुलबर्ग ऑफिस के बाहर आ जाएं, मैं आपकी वहाँ मुलाकात करा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। डक्की से मैं वहाँ चला गया, मेरे वकील साहब मेरे साथ थे। तो वहाँ पे पहुँचा हूँ तो गाड़ी से निकला है सब इंस्पेक्टर जो कि इस सारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उसका नाम है अली रज़ा। उसने मुझे हाथ से पकड़ा, उसने कहा अंदर आओ। मैंने कहा भाई मैं अंदर क्यों आऊँ?
उसने कहा तुम अंदर आओ, और मुझे ज़बरदस्ती अनलॉफुल उसने मुझे डिटेन किया और मुझे वो अंदर ले गया। वो मुझे ले गया डीडी साहब के रूम में, डेप्यूटी डायरेक्टर के साहब को मुझे रूम में ले गया। वो वहाँ पे वही बंदा जिसने मुझे नोटिस इशू किया हुआ शोएब रियाज, इसी ने मुझे जनाब वहाँ पे मुझे कहा अपने कैसे हो, ठीक हो, तुम तो नहीं बैटिंग शैटिंग करते? मैंने कहा मैं नहीं करता। उसने कहा चलो अपने फ़ोन दो मुझे। मैंने अपने उसको दोनों फ़ोन दे दिए। एक फ़ोन में तो मेरे सोशल मीडिया था, उसने कहा इसमें तो कुछ नहीं, साइड पे रख दिया। दूसरा उसने पकड़ लिया। तो मैंने कहा कि ये क्यों मेरे फ़ोन चेक कर रहे हो? तो उसके पास कोई आंसर नहीं था। 5 मिनट गुजरे हैं तो मेरे वकील आ गए, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर बैठो, मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ फ़ोन। वो एक अनलॉफुल डिटेंशन थी और मेरे फ़ोन मुझसे चोरी किए गए एक किस्म के। उस वक्त नोटिस सर्व नहीं हुआ था? मुझे कुछ भी नहीं था मेरे खिलाफ, कोई इंक्वायरी कुछ भी नहीं था मेरे ऊपर। ठीक है। उसने सबसे पहला मुझसे सवाल पूछा कि ये रसीद किस चीज़ की है। मैंने इसको कहा ये पोस्ट ऑफिस की रसीद है यूके में। ठीक है, जब आप एक पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं ना, तो आपको पोस्ट ऑफिस रसीद प्रिंट करता है, जिससे आपको पाकिस्तान में देता है TCS, ठीक है, रसीद देता है। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा तुम लोगों को आईफोन को देते हो? मैंने कहा ये किस तरह का सवाल है? मैंने कहा मैं लोगों को आईफोन देता हूँ, मेरी मर्जी। क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं यूके में मेरा काम है। ओके। इतने में 10 मिनट गुजरे हैं तो डिप्टी डायरेक्टर साहब आते हैं, चेयर पे बैठते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कॉल सेंटर किधर है? मैं उसको कहता हूँ कि सर कौन सा कॉल सेंटर? कहता अच्छा तुम इस तरह नहीं बताओगे। मैंने कहा सर मेरा कोई कॉल सेंटर नहीं है पाकिस्तान में। तो वो कहता है कि अच्छा सानू पूछना होता है। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। तो उसके बाद मेरे वकील साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि आपने इसके फ़ोन किस बिना पे डिटेन किए हुए हैं? ठीक है। तो उसने जनाब साइड पर रख दी शोएब रियाज ने। उसने कहा जी अपना ये मैंने साइड पर रख दी हैं। तो अब किस ये आप ज्यादती कर रहे हैं? उसने कहा आप भी तो अदालत में ज्यादती करते हैं, थोड़ी सी हम भी ज्यादती कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? अदालत में कौन ज्यादती करता है? उसने डीडी साहब ने मेरे वकील से एक मुकालमा किया। वकील को कहा अच्छा कि आप भी तो अदालत में थोड़ी ज्यादती करते हैं, अगर थोड़ी ज्यादती हम कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये डीडी साहब के अल्फाज थे। अच्छा। एट क्लोजिंग उन्होंने कहा कि तुम जाओ, और वकील साहब को बाहर निकाला और एक पेपर पे मेरे दोनों फ़ोन्स के IMEI नंबर लिख के नीचे मेरे साइन ले रही, मुझे कहा कि हम कल तुम्हें फ़ोन वापस कर देंगे। ठीक, कल तुम्हें फ़ोन वापस कर देंगे। और जाने से पहले डीडी साहब ने कहा कि यार ये लोग जो है ना, मैं तो समझता था कि बड़े क्रेडिबल लोग होंगे, लेकिन कोई नहीं है। ये मैंने उस डीडी साहब से रिक्वेस्ट की, आपके बारे में कहा? मेरे बारे में कहा। मैंने डीडी साहब से रिक्वेस्ट की कि सर एक मेरा फ़ोन वापस कर दें, सोशल मीडिया वाला जिसमें है ही कुछ नहीं, मुझे वापस कर दें। एक मेरा फ़ोन डिटेन कर लें, जो कि इलीगल आप कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक। उसने कहा कि यार नहीं, मैंने दोनों ही रखने हैं। जब मैंने दूसरी रिक्वेस्ट की तो उसने मुझे ये अल्फाज कहे कि यार ये लोग जो है ना, मैं तो समझता था बड़े क्रेडिबल हैं, कि ये वो वहीं मेरी समझ में आता है ये लोग यानी जाहली हैं। तो मैंने उसको मुंह पे कहा कि सर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात कह के। इतने में वकील अंदर आ गए, मैं वहाँ से निकल गया और बाद में मेरे फ़ोन जो थे उनके पास रह गए। और मैंने वकील साहब बाहर हम आ गए, मैंने वहाँ पे एक वीडियो डाली कि मैं डकी के लिए आया हूँ। तो उससे अगले दिन जो है मेरे वकील साहब एज उनके जो कमेंट्स थे कि हम सुबह फ़ोन वापस करेंगे, मेरे वकील साहब वहाँ गए हैं। तो उनकी मुलाकात हुई है एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज साहब से। उसने कहा, उसने सीधे अल्फाज देखें, एडिशनल डायरेक्टर साहब एक सीनियर हमारे ऑफिसर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जो नैरेटिव उन्होंने लिया है टुवर्ड्स सुपर बैटिंग एप्स, गैम्बलिंग, इस हद तक मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि ये एक अच्छा उनका मोमेंटम है इस तरफ। लेकिन 2-3 लोगों को, 4 लोगों को टारगेट करना और बाकी लोगों को छोड़ देना, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि ये फेयर नहीं है। लेकिन सिलेक्टिव एहतसाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए, सिलेक्टिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मैं इसमें आपको सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किन लोगों को छोड़ा है और किन लोगों को पकड़ा है, पिक एंड चूज कैसे हो रहा है, पहले ये बताएं। 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्लियर नोटिफिकेशन है कि बाइनांस, बाइनामो, रेलिवेंट एप्स आर रेगुलेटेड नहीं है। उससे पहले और उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, टीवी ड्रामा एक्ट्रेस अभी जो PSL में एवरी डे दे वाज प्रमोटिंग वन एक्स बैट। मुझे बताइए कि किसी का कोई आपके पास पड़ा हुआ है? हाँ, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, बाबर आजम। दिखा सकते हैं अभी? नहीं, मैं सोशल मीडिया पड़ा हुआ है। नहीं, वो भी दिखा सकते हैं? अब मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आप कहते हैं कि ऐसी चीज मौजूद है? वन एक्स बैट की शर्टें पहनी है, दे आर क्लियरली प्रमोटिंग। उसके बाद टीवी ड्रामा एक्ट्रेसेस है, मुझे थोड़ा नाम नहीं भी उनका आ रहा, प्रमोटिंग। उनकी तरफ कोई नहीं गया। अच्छा, मैं आपको पॉइंट समझ गया हूँ जी। आप समझते हैं 2 wrongs
कैन मेक राइट। अगर एक चीज गलत हो रही है और दूसरी भी गलत होगी तो वो जस्टिफाइड है कि एक वो भी तो कर रहा है, मैंने किया तो क्या हो गया, उसने भी तो किया है, मैंने किया तो क्या मैं लेजिटिमेट। यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ। एडिशनल डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमारी जून से रिसर्च चल रही थी, हमारी जून से रिसर्च चल रही थी और मेरी लिस्ट में बहुत ज्यादा नाम है, ठीक है, कि जो लोग इस एक्टिविटी में मुलव्वस थे, ऐसे उनके अपने अल्फाज हैं। मैंने तो जिंदगी में बैटिंग प्रमोट नहीं की, तो मेरी तो उनकी रिसर्च ये है जिन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजा है। मैंने तो जिंदगी में आज तक आम किसी चीज की प्रमोशन नहीं की। बैटिंग एप्स और ये जो बायनामो शर्मा बड़ी दूर जो नोटिस आया है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें वही लिखा हुआ है जो सबको भेजा गया। दिखाइए। ये लगे नेम नदीम मुबारक, फादर मुबारक अली, और फिर आपका एड्रेस लिखा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर है, इंक्वायरी नंबर फलां 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 ऑफ NCCI लाहौर, डिटेल्स है उसके अंदर। इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंशियल स्कैम्स थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स, motivating youth for investments in online gambling apps, use of social media platforms to project online gambling investments, designed an orchestrated scheme for looting innocent people hard-earned income on basis of convincing them to invest in unregistered, non-licensed online apps. ये एलिगेशन आपके ऊपर। और मैंने जिंदगी में पूरी मैं सोशल मीडिया के ऊपर आज तक एक वीडियो डाली कि इस वेबसाइट पे जाके फटाफट करें साइन अप और आपको पैसे मिलेंगे, या मेरे साथ फटाफट ये जाकर जुआ खेलें। आप पेश हो गए FIA में? सॉरी, आप FIA में पेश हुए 9th को? नहीं, इस नोटिस के बाद। जो मेरे वकील साहब जो हैं मियां बैरिस्टर अली इशफाक साहब, उन्होंने इसका जो है वो जवाब लिखा है। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो 28 को मुझे डिटेन किया गया इलीगली उसका जवाब दें, और जो मेरे फ़ोन उन्होंने लिए हैं उसका जवाब दें, और इसका बताएं कि इसका ये नोटिस किस चीज़ का है और ये किस रिसर्च के मुताबिक। ये किस तारीख को बुलाया उन्होंने आपको? ये मुझे 9 को बुलाया उन्होंने। 9 को, और ये 5 को मुझे इशू हुआ है, 5 को। इसे 9 को आप 9 को बुलाया? नहीं, मैं नहीं पेश हुआ। अभी आप FIA में पेश नहीं हुए? ये पहला नोटिस है मेरा। यानी FIA आपके पीछे है, अभी आपका ताकुब कर रही है। ताकुब कर रही है, ठीक। हाँ। यहाँ से निकलते हुए FIA पड़ जाए तो ये भी नहीं कह सकते हैं ना ऐसे ही? नहीं, वो तो लॉफुली उन्होंने 3 नोटिस आपको देने हैं। ठीक है, अगर पहले दूसरे नोटिस के बाद वो आपको सेटअप करते हैं तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक। अब बात यहाँ पे एक और भी बड़ी एक अलार्मिंग है, वो ये है कि मुझे एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ये अपने अल्फाज खुद कहे हैं कि मेरे वकील साहब को, और वो विटनेस हैं, कि उसको बोले कि आ जाए अपने फ़ोन ले जाए, मैंने उससे 3-4 सवाल पूछने हैं, अगर वो नहीं आता तो फड़ मनु लेना है। ये हमारे डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं, एडिशनल डॉक्टर साहब के मेरे ऊपर, कि वो ना आया तो फड़ मनु लेना है। देखिए, अभी इसमें आप मुल्ज़िम हैं। हाँ, मुजरिम तो नहीं। हाँ, आप पे इल्जाम लगा है और उसको आपने कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है। हाँ, हमने आपके पास तमाम सब्सटेंशियल एविडेंसेस मौजूद हैं कि आपने कोई गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं की, आपका कोई इन्फ्लुएंसर शाउट आउट मौजूद नहीं है, आपने किसी ऐसी मैकेनिज्म का प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं रहा, तो जाहिर है आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करेंगे। हाँ। और एविडेंस की बुनियाद पे हमने बिल्कुल, मैंने अपने लोकल विंडिकेशन भी हो जाएगी। हाँ, मैंने लोकल MP को भी, ब्रिटिश हाई कमीशन को कांटेक्ट किया है, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया है कि हम जो है फॉरेन कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस में हमने कांटेक्ट कर लिया है, तो हम ये मैटर को देख रहे हैं। मैंने उनको यही लिखा है, सब कुछ भेजा है कि मुझे ये नोटिस इशू हुआ है और मुझे इस तरह हरास किया जा रहा है, ठीक है, इस नोटिस के अंदर। तो अभी देखते हैं आगे हमारे वकील साहब जो है मियां अली इशफाक साहब, तो कैसे देखते हैं। तो डकी भाई को छुड़वाने आए थे, मैं तो आप खुद फंस गए। देखें, बात दोस्त की है तो कोई मसला नहीं, हम फंस भी जाएंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं, आप जब डकी को छुड़वाने आए और आपने वीडियो में कहा आप डकी आ गया और मैंने वकीलों तो हमने देखें हम आए तो आ गए, बड़क मारी थी, कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस भी आपके पास था कि हम आए तो वो आ गया ना। हम दिल्ली, उसको मेरे लाहौर से पेशी थी, उसके ऊपर मेरे पूरी वकील टीम गई है और इंशाल्लाह वो जुडिशियल हुआ। नहीं, जुडिशियल रिमांड पे इस वक्त, वो फिजिकल रिमांड पे नहीं है। लेकिन डकी के उस इकदाम को आप कैसे जस्टिफाई या सपोर्ट करते हैं? अब डक्की की जो हद तक जो उसने बायनामो और वन एक्सपेक्ट की जो उसने प्रमोशन की थी, उस हद तक वो जुआरी नहीं है। जुआरी वो होता है जो जुआ खेले और खिलाए। वो शराबी नहीं है, लेकिन शराब को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट उसने किया, ठीक है, उस हद तक वो गलत है। वो चोर नहीं है, वो चोरी को प्रमोट कर रहा है। वो डकैत नहीं है, लेकिन डकैतियों को कहता है करनी चाहिए। प्रमोशन की बात करूं मैं, बैटिंग एप्स की, चोरी नहीं है, जाहिर है चोरी नहीं है। आपका अंदाजा डिफरेंट है। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं, मैं चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, कानूनी गिरफ्त में आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठी हुई यूथ को मैं कह रहा हूँ चोरियां करो ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, अच्छी गाड़ी ले सको, अच्छा बंगला ले सको, अच्छा लिविंग स्टाइल हो। मैं कह रहा हूँ कि देखो, शराब पीना हराम है, लेकिन शराब पिया करो। देखिए, सोशल मीडिया पे जो लोगों को मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा जुआरी था, वो जुआ करवाता था। तो ये एक फॉल्स नैरेटिव है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो बायनामो है वो स्कैम नहीं है, वो सट्टाबाजी नहीं है। बायनामो? मुझे देखें, बायनामो हो गया, जैसे बाइनांस है,
ट्रेडिंग डिफरेंट किस्म की होती है, जैसे अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग है, स्टॉक ट्रेडिंग है। जिस ट्रेडिंग की आप बात कर रहे हैं वो बाइनरी ट्रेडिंग है। बाइनरी क्या है? मैं उसी तरफ आने लगा हूं। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है ना, 0 और 1। देखें, यानी या तो वो गलत है या वो सही है, फॉल्स और ट्रू वाला वाली बात है बाइनरी ट्रेडिंग। यानी सीधा सीधा तुक्का है, तुक्का लगाना, प्रेडिक्ट करना, तुक्का लगना है सर। तो तुक्का लगना ठीक नहीं है सर। अब मैं ये इसी तरफ आने लगा हूं कि अगर लोगों के पास आजकल हमारे यूथ के पास सब्र नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं वो उनका मानना है कि पैसा जल्दी में आना चाहिए, ठीक है। द फास्ट वे टू मेक मनी इज बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, तो क्योंकि वहां पे फास्ट वे टू मेक मनी इज जुआ, गैम्बलिंग, चोरी, बाइनरी, डकैती। अब ये यूरोपियन कंट्रीज में ये लीगल है, हमारे कंट्रीज में इलीगल है। मुझे आप यूके में मुझे बाइनोमो बताएं कि किन यूरोपियन कंट्रीज। मैं बाइनोमो की बात नहीं कर रहा, मैं गैम्बलिंग की बात कर रहा हूं। मैं गैम्बलिंग, जैसे जुआ है, कैसीनो है। देखिए, अब इसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। जुआ कसीनो को छोड़े, हम बाइनोमो किस यूरोपियन कंट्री के अंदर लीगल है? बाइनोमो रेगुलेटेड नहीं है किसी कंट्री, तो रिस्ट्रिक्टेड है। हमारे यहाँ क्यों है? हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा 2022 में स्टेट बैंक पाकिस्तान ने कहा हुआ है, नहीं मुझे बताया, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्टेड, फिर इसको बैन क्यों नहीं किया गया? नहीं किया ना, नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कोई नहीं है ना सर। नहीं है। और वो जो बाइनोमो वाले हैं, ये क्यूटेक्स वाले हैं, आईक्यू ऑप्शंस वाले हैं, वो हमारा इंतखाब क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है ये वीक है, यहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कोई नहीं है। उनको पता है यहाँ गुर्बत बहुत है, उनको पता है यहाँ 65% जो कंट्री के जो रिसोर्स है, वैल्यूएबल एसेट है, नौजवान है, उनके ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया जा रहा। उन्हें पता है यहाँ पे भूख नाच रही है, ये आसानी से फंस जाएंगे हमारे जाल में। उनको ये पता है यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो 4 जमाते पास हैं, एंड दे टेक प्राइड इन इट, दे आर इलिटरेट। उनको हम कहेंगे वो आसानी से इसके पीछे लग जाएंगे। मैं बता रहा हूं सर कि एक बंदा 1,75,000 की कम्युनिटी बनाता है, वो कहते हैं कि कॉस्ट पर एक्शन आपको $1 दे रहे हैं, और उस कॉस्ट पर एक्शन के ऊपर $1,75,000 वो चुटकी बजाने में कमा जाता है, और मेरे ये लोग सारे लुट जाते हैं। ये जमा पूंजी लुटा बैठते हैं बेचारे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अच्छा, अब इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आपने कहा कि लोगों को वो गुमराह करते हैं, बाइनोमो हो गया या बाइनरी ट्रेडिंग होगी। देखिए, गुमराह करना कि आओ और खेलो और हार जाओ, ये होता है स्कैम। कि जब आपको गुमराह किया जाए और आपका लास्ट 100% कंफर्म्ड हो, वो है जुआ, वो है स्कैम, ठीक है। अब जब आपको बाइनरी ट्रेडिंग हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, आप उधर भी लूज करते हैं। आप ये नहीं कि आप फॉरेक्स में आप विन करते हो और फॉरेक्स में आप लूज नहीं कर पाते। मैंने कहा टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप बिल्कुल अनपढ़ हैं और आपने जब उनकी डायरेक्शन को फॉलो करना है, ठीक है, क्यों तो आप विन भी करोगे और लूज भी करोगे। क्यों करना है? मैं किसी की डायरेक्शन को फॉलो क्यों करूं? अगर आपने उनकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना तो आप इस पे रिसर्च रखो। आप नॉलेज गेन करो। रिसर्च पे डकी भाई ने रिसर्च क्यों नहीं की? डकी भाई ने तो नहीं खेलना, लोगों ने खेलना। दैट्स द पॉइंट। वो तो नहीं खेल रहा, लेकिन लोगों सारी उन्होंने उस खेल पे लगा दी। खेल पे क्या, खिलवाड़ पे लगा दी। देखिए, डकी भाई ने प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मुझे बताया आपने, विन भी करेगा, लूज भी करेंगे। जो आम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दीस काइंड ऑफ पीपल, दीस काइंड ऑफ गाइस, माशाल्लाह, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी है? लेस देन 1%। नहीं, लेस देन 1%। सर, लेस देन 1% कैसे कह सकते हैं आप? उठा के देख लें, स्टैट्स उठा के देखें। ये जो क्या डेटा आपके पास? डेटा मौजूद है, मैं आपको डेटा अवेलेबल है। नहीं, आप डेटा को वेबसाइट पे उठा के देख लें, क्रेडिबल रिसोर्सेज के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पे विनिंग की जो नहीं ऐसा नहीं होता, 1% नहीं है। देखिए, ये जो बाइनरी ट्रेडिंग है ना, बाइनरी ट्रेडिंग है, हमारे यहाँ तो लीगल नहीं है, लेकिन जहां पे हो रहा है ये एक स्पेशलाइज्ड डोमेन है, स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अब क्या करते हैं, इसको सिखाने के लिए वो कोर्स बेचते हैं। मैं इस कोर्स के ऊपर भी आऊंगा। कोर्स डिजाइन करते हैं, आओ हम आपको सिखाते हैं, ठीक। सिखाने के चक्कर में मैं बता रहा हूं, जो कॉस्ट पर एक्शन जो कमिट की हुई है उस कंपनी के साथ, वो तो मिल रही है इनको तो लगाया हुआ है। और उसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर शाउट आउट देते हैं, उसमें जो वीडियोस दिखाई जाती हैं, वो ऑलरेडी ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, फिर एकदम से नीचे आ गया, वो रिकॉर्डेड वीडियोस दिखा देते हैं। वो वीडियोस भी पहले से रिकॉर्डेड होती है। देखिए, वो डेमोस वीडियोस होती हैं, रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं। बात यह है कि जो लोग जो आपको बाइनरी ट्रेडिंग की तरफ लेके जाते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ लेके जाते हैं, हम बात कर रहे हैं अभी बाइनरी ट्रेडिंग की। देखिए, बाइनरी ट्रेडिंग की तरफ क्विक मनी है विद इन 60 सेकंड। 60 सेकंड में आपकी प्रेडिक्शन या तो ट्रू है या रॉन्ग है। आपने $100 किया लगाया है, या तो 100 का 200 होगा या 100 का 100 लॉस होगा। ये बाइनरी ट्रेडिंग है, और इस पे आपने प्रेडिक्ट करना है, तुक्का लगाना है। जुआ है, हराम है, ऐसे कह सकते हैं, हराम है। हाँ, जुआ है, ना सपोर्ट कह सकते हैं। मेरे इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसको सपोर्ट ना कीजिएगा प्लीज। इसको बाइनरी को नहीं, मैं जुआ और गैम्बलिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, यही मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। That's what the point is. लेकिन मैं ये बात यूथ की बात कर रहा हूँ कि लोगों को क्विक मनी चाहिए। गलत है ना सर, किसको नहीं चाहिए? कौन नहीं चाहता हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चौका है, कौन नहीं चाहता है? लोगों को कुछ भी ना करना पड़े, बैठ हाथ पे हाथ धरे, मुंतजिर पर्दा पैसे आ जाएंगे, हम निकले भी तो नीचे नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए हमें।
ऐसा नहीं है, लैसा लिल इंसान है लोग मैंने इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। मैंने पहली बात ये की कि लोगों के पास सब्र नहीं है। देखिए अगर आप दूसरी ट्रेडिंग करते हैं, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, उस पर आपको रिसर्च, नॉलेज और वेट करना पड़ता है। अब फॉरेक्स पे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, लेकिन वहाँ पे आपको नॉलेज चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लाइव मार्केट है, ठीक है। बाहर के अंदर लाइव मार्केट नहीं है, वहाँ पे आपने प्रेडिक्ट करना है। आपने इब्तिदा में कहा ना, झूठ बोला जाता है सोशल मीडिया पे, बैंगलोस दिखाए जाते हैं, वो तो बिल्कुल यार्ड्स दिखाई जाती है, बिल्कुल बड़ी है। बड़ी गाड़ियां दिखाई जाती दिखाई है। और जाती मेरे ये जो बच्चे हैं ना सर, हम्म। ये उसको देख के बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, और फिर उनको बताया जाता है, देखो मैं ये था, मैं ये से ये हो गया, चंद दिनों के अंदर हो गया। सब बेचारे उससे पीछे लग जाते हैं, दीवाना वाले ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। हाउ अनजस्टिफाइड इज दिस? आप मुझे खुद बताइए, बुर्ज खलीफा में एक नाइट स्पेंड करने के लिए आप कितने डॉलर्स में आप एक कमरा बुक कर सकते हैं? आई थिंक $2500-3,000। $2500-3,000 में कर सकते हैं ना। करें वहाँ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और सारी पाकिस्तानी यूथ को पागल बना दें, जिसको मामू बनाना कहते हैं। एक यॉट बुक करें, उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, करते रहें। लैम्बोर्गिनी जो है वो रेंट पे ले लें आप, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले तो वैसे ही जुड़ जाते हैं, कहते हैं लाओ स्टडी गड्डी, लेकिन हमारी गाड़ी की भी प्रमोशन हो जाएगी, वीडियो भी बना दो, हमारे बच्चे भी खराब कर। देखिए बात तो फिर वहीं पे आ गई ना कि ये लोगों के ऊपर है। तो भाई आप डकी भाई की रिलीज इसलिए कराने आए थे विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस? डक्की भाई की देखें, डक्की भाई की आप जो आप बात कर रहे हैं कि उसने जो प्रमोशंस की बायनामो ऐप की, उस हद तक मैं कह चुका हूं कि वो उसकी गलती थी। यही तो केस है, ठीक है ना, यही उसके ऊपर ये केस नहीं है। हाँ। ठीक है, देखें उसके एसेट्स जो हैं वो फ्रीज हो गए। हाँ। ठीक हो गया, लेकिन उसके बाइनांस के वॉलेट से जो उसके पैसे थे वो ट्रांसफर कर लिए गए हैं। ठीक है, अब बात डक्की भाई की गलती की ये कि जो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब अदारे की रिसर्च थी तो वो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो कर रहे थे। एक दूसरा, उन लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? बायनोमो कहाँ से ऑपरेट हो रही है? बायनामो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? कहाँ से ऑपरेट हो रही है? मेरा इसमें IQ ऑप्शंस कहाँ से हो रही है? मेरा इसमें नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। ये ऐसे कंट्रीज से हो रही है कि जहाँ पे मोस्टली दे आर फ्रॉम अफ्रीका एंड इंडिया। एग्जैक्टली, डेवलपिंग कंट्रीज से हो रही है, बल्कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ही कोई नहीं, और वहां बैठ के हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है कि कमजोर लोग हैं, कि किसी फ्रेमवर्क में नहीं आते हैं। इसको हमें कंडेम करना है ना। देखिए यहाँ पे लोग सिर्फ लूज नहीं करते, लोग विन भी करते हैं। ओ विन भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना, बेशक हराम कमा रहे हैं ना। लेकिन वो लोगों के ऊपर है, वो लोगों के ऊपर इसलिए है मैंने प्रमोट करना है, मैं लोगों को कह रहा हूँ तुम करो, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर है। अब अभी जैसे पाकिस्तान में कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी, जो आपस में झगड़ रहे हैं, कहते हैं जी फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, बाइनरी नहीं करनी। बाइनरी वाले कह रहे हैं आपने फॉरेक्स नहीं करनी। दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। आप फॉरेक्स को कैसे सपोर्ट करते हैं? मैं तो नहीं कर रहा, मैंने मेरी जुबान से सुना आपने, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आप सिर्फ बाइनरी की बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग, क्योंकि मैं बाइनोमो की बात कर रहा हूँ, मैं IQ ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, मैं उन एप्स की बात कर रहा हूँ कि जो उस एलिगेशन के अंदर इन्वॉल्व है। इसलिए मैं क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा, अभी तक वो भी रेगुलेटेड नहीं है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। मैं किसी ट्रेडिंग एक्सपर्ट को बिठा के उसके ऊपर जरूर किसी दिन बात करूंगा, लेकिन मैं अभी सब्जेक्ट से हटना नहीं चाह रहा। आप इसको कंडेम करते हैं? ये रेलेवेंट एप्स जो है बायनामो वगैरह, हाँ इनको मैं कंडेम करता हूँ कि इसको प्रमोट करने वाले को भी कंडेम करते हैं। रेगुलेटेड नहीं है, और दूसरा अपना जुआ है, हराम है, जुआ हराम है, मजम्मत करते हैं। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, लेकिन आप चाहते हैं डक्की भाई को रिलीज करना चाहिए। देखें आप फिर डक्की भाई के ऊपर आ गए हैं। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको बिठा के, देखिए आप बार डक्की भाई के ऊपर आ रहे हैं कि डक्की भाई को माफ नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो जुर्म करता है इतना बुरा नहीं होता, सजा ना दे के अदालत बिगाड़ देती है। देखिए डक्की भाई को जो सजा देनी है, आपने शेर का मजा नहीं लिया। नहीं मैं इसका मजा नहीं, जो जुर्म करता है इतना बुरा नहीं होता, सजा ना दे के अदालत बिगाड़ देती है। डक्की भाई की जो केस है, वो जो सजा जो है वो जज साहब ने देनी है ट्रायल के दौरान, जो ट्रायल उसका होना है। अदारा कन्विक्टेड नहीं कर सकता आपको, अदारे ने इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, आप अपने पॉडकास्ट में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कन्विक्टेड है, मैं नहीं, वो मुजरिम है, मुजरिम नहीं है। ठीक है, तो वो जज साहब ने डिसाइड करना है जब उसका ट्रायल चलेगा कि उसने एक्चुअल क्या किया, उसका क्या होना है क्या नहीं होना। मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट। तो लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अदारे के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ये कोई हक नहीं होता है कि वो किसी की डिस्क्रिमिनेशन करें, कैरेक्टर नहीं। लेकिन अगर इदारा ये बता रहा है कि और भी बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे हैं। रजब भट्ट को भी नोटिस सर्व हुआ है, और रजब ने वो दिखाया भी है, वसूल हो भी गया उसको। रजब का नाम इसमें है, फिर वो सिस्टोलॉजी है, उनका नाम इसमें है, फिर अनस अली हैं, और बड़े बड़े नाम है इसके। सिर्फ यूट्यूब पे डेटा कर रही हैं, बाकी तो कोई नहीं। इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंसर शाउट आउट किए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है। अगर उन्होंने किया वो भी होने चाहिए। अगर आपने
अगर आप मैं तो कह रहा हूँ कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि, और मैं इदारे से भी कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव नहीं है, तो सिलेक्टिव होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर आप वहां तक आपके हाथ नहीं पहुंच सकते तो फिर आप एक स्टेटमेंट दें कि ये प्लेटफॉर्म्स बैन है, आज के बाद ये जो करेगा उसको पैका के 2016 एक्ट के मुताबिक ये उसको इस तरह डील किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने सबका हिसाब नहीं करना, अगर आपने सिलेक्टिव लोगों का करना है तो फिर आपके वो जस्टिफाइड तो फिर जस्टिफाइड नहीं है, तो फिर वो फिर इसी तरह है जिस तरह मुझे नोटिस भेज दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये फिर कल को मुझे सेटअप किया जाएगा, मेरी वालदा मेरी बहन मुझे मिलने आएगी, उसको भी रगड़ा लगा दिया जाएगा कि हाँ भी तुम इसके पीछे क्यों आई हो। देखिए मैं तो डक्की भाई से मिलने गया था, मेरा तो इन चीजों से लेना देना कोई नहीं था, मैं तो अपने दोस्त से मिलने गया था, मुझे सिर्फ ये सजा मिल रही है कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया हूँ, कि मैं उसके पीछे क्यों खड़ा हूँ। मेरा तो जन्म यही है कि मैं अपने दोस्त के पीछे क्यों खड़ा हूँ। अच्छा, आज आप अपने दोस्त के पीछे खड़े हुए हैं, डक्की के पीछे, आपके बारे में इंप्रेशन ये भी है कि आप डक्की भाई को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि देखो नदीम नानी वाला खड़ा हुआ है, नहीं तो डक्की भाई के साथ आपकी भी फटा पड़ गया था ना। कब फटा पड़ा उसके पास? जाहिर है ये जब कोर्सेज वाला मामला था, कोर्सेज सेल कर रहे थे तो आपकी ऑडियोज आ रही थी सामने। जब डक्की भाई के ऊपर मुश्किल वक्त आया था, हम सब के ऊपर आया था ना, डक्की भाई ने मुझे कहा कि जो ऑडियंस की ज्यादा हेट है, जो नुकसान है वो मुझे हो रहा है, ठीक है। मैंने डक्की भाई को खुद कहा, उसने मुझे कहा कि इस बार भी तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, तुम मेरे साथ उसके पास चल सकते हो। मैंने वो लड़के के पास, मैंने कहा मैं उसके पास नहीं जा सकता, लेकिन तुम वहां पे जाके जो कुछ तुमने मेरे ऊपर डालना है वो डाल दो, मुझे जो कुछ मर्जी बना दो, मैं तुम्हारे इतना कर सकता हूँ। उसने वहां वो पॉडकास्ट किया, उसने दिया, उसने मेरे ऊपर ये भी कहा कि ये नानी वाला 7 साल मेरी डिसअपॉइंटमेंट थी, वो मेरे दिल में थी। मैं उससे चीजों से नाराज नहीं था, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि जो कुछ मर्जी डाल दो जाके, तुम जिस तरह तुम सुरखरू होते हो तुम हो जाओ, ठीक है। वो वहां पे गया, हमारी आज भी बात होती है, हम आज भी दोस्त हैं, हम थे और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। वो एक हम कह सकते हैं कि वो एक उसका प्लान था उसे उस हेट से बचाने के लिए। और ये इस पे आप मुत्तफिक थे कंसेंसस के साथ? हाँ, देखें एक दोस्त की, क्योंकि आपके बारे में इंप्रेशन ये है कि आप सिर्फ डक्की भाई की आइज में, यानी उनकी फैमिली के साथ खड़े होके ये तासुर देके एक तो अट्रैक्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया को, और दूसरा डक्की भाई को ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि देखो नदीम नानी वाला खड़ा हुआ है, बाकी नहीं, डक्की से मैं कॉन्टैक्ट में हूँ और मैंने सोशल मीडिया पे मेरी एक भी वीडियो नहीं है। जिस दिन वो अरेस्ट हुआ है मैंने उसी दिन भी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा के विदाउट फेयर मैंने उसकी सपोर्ट डाली थी, और उसके बाद दूसरी वीडियो मेरी पाकिस्तान आया हूँ तो वकीलों के साथ मेरी वीडियो आई है, उसके अलावा मेरी कोई वीडियो नहीं है। और मैंने सोशल मीडिया का ऐसा कोई तासुर देने की कोशिश नहीं की, और मैं कोई सोशल मीडिया में टिकटॉक की लड़ाइयों वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं टिकटॉक पे लड़ाइयाँ करूँ। नहीं, मेरे ऊपर तो मैं जिसकी बात कर रहे हैं ना, जहाँ वो पॉडकास्ट करने के लिए गया था, मैंने वहां से ऑडियो सुनी, उन्होंने कहा जी नदीम नानी वाले ने मैं कॉल करके देखें कितना थ्रेट किया है। किसने? जिस पॉडकास्ट की बात आप कर रहे हैं, किसको थ्रेट किया? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आपने उन लोगों को ऑन ग्राउंड अगर अल्लाह के फजल से हमें कुछ छेड़ेगा हम उसको छेड़ेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे हम बेफजूल किसी को नहीं छेड़ेंगे, हम बेफजूल किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन हमारे दोस्त पे कोई मुश्किल वक्त आएगा, उसे कोई दुख देगा, हम उसके साथ खड़े होंगे, जो हमसे हुआ हम जरूर करेंगे। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं ना उन कोर्सेज की, खासतौर पे जो इस ट्रेडिंग के अंदर कोर्सेज सिखाते हैं और ये सब, और इसके ऊपर बहुत पैसा बनाते हैं, तो कोर्स तो आप भी इसीलिए लॉन्च कर रहे थे, इन सादा लोग पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। अब इस पे बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जिस बंदे ने डक्की भाई, रजब भट्ट और आपने मिलकर ये प्लान किया, इसी पे बात करने लगे हैं, इसी पे बात करने लगा हूं। जिस बंदे ने ये तासुर देने की कोशिश की यूट्यूब वीडियो पे कि मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूं कि ये कोर्स निकाला इन्होंने दिस एंड दैट, उसी बंदे ने हमारा डक्की का मेरा ना कभी कोई माइंड था कोर्स डेवलप करने का, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत अच्छा है। जैसे शॉपिफाई पे कपड़ों के बहुत से ब्रांड काम कर रहे हैं, ब्यूटी के सलून्स के लोग कॉस्मेटिक्स चीजें बेचते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। हमारा मोटिव था लोगों को शॉपिफाई से ट्रेन किया जाए और लोगों को बताया जाए कि आप भी अपना वेल्थ, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। रजब भट्ट और डक्की भाई की क्या एक्सपर्टीज थी? हाँ, मैं वही बता उसी तरफ आने लगा। अब जिस बंदे ने हमें एक्सपोज करने की कोशिश की थी, ये उसी ने हमें मोटिवेट किया था। वो जिस टाइम हमें मिला था उसने डक्की भाई को ही मोटिवेट करने की कोशिश की कि आप लोगों को क्यों नहीं सिखाते। मैं भी तो 5-5 हज़ार लाख सिखाता हूँ लोगों को, उन लोगों के स्टोर्स बनवाता हूँ, आप क्यों नहीं सिखाते, आप भी सिखाओ। तो डक्की ने उसको ये रिस्पॉन्स किया कि ठीक है, अगर ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म लोकली बन सकता है तो फिर इसमें हम 3-4 बंदे होते हैं, तुम, मैं और रजब। उसने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा, और हमें नहीं था पता कि वो डक्की की इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि वो शुरू से उसकी नीयत में फतूल था, ठीक है। तो उस दौरान डक्की ने कहा कि ठीक है रजब को ऑन बोर्ड ले लो, तो हम तीनों ही इसको करेंगे। फिर लेटर हमारा प्लान ड्रॉप हो गया और इस प्लान को आगे कंटिन्यू किया
कराची से एक हमारे छोटे भाई ने, ठीक है, ज़ैद साहब ने, ठीक है, फिर ये उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू किया, मैं उधर से भी निकल गया, ठीक है। फिर लेटर ऑन जो है ना, ये 6 महीने से चलता आ रहा, फिर एट द एंड हम इसको करने नहीं थे चाह रहे, एट द एंड हमने इसको लॉन्च करे और ये 8-9 महीनों बाद जाके ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ और फिर फ्लॉप हो गया, हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई, वो नहीं चली, ठीक हो गया। जब हमारी डोमेन, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी लोगों की, वो नहीं चली, तो अगले ही दिन जब, क्योंकि हमें पता चला कि ये सारा क्रैश हो चुका है, चीज़ नहीं अपना काम, इसको चाहिए कपल ऑफ डेज, तो हमने डकी ने पॉडकास्ट के दौरान लोगों को ऑन बोर्ड लेके वो प्रोजेक्ट कैंसिल करके लोगों को रिफंड इशू कर दिया। लेकिन ये एक स्कैम था, ये स्कैम नहीं था जो अनफोल्ड हो गया, नहीं, और अनफोल्ड होने पे बुरी तरह फ्लॉप हो गया। नहीं, ये स्कैम नहीं था। इसके अंदर लोगों को शॉपिफाई और अमेज़न से रिलेटेड जो अपना एक रिसर्च पेज हमने प्रोग्राम बनाया था, वो लोगों को हमने सिखाना था, ठीक है। लेकिन ये आप इसको स्कैम तब कह सकते हैं कि रेलिवेंट पीपल आपके सामने मौजूद हों, या सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हो कि हमने पैसे दिए, हमें कुछ मिला। मैं कह रहा हूँ जो लोग कराना चाह रहे थे, उनकी अपनी एक्सपर्टीज क्या थी शॉपिफाई पे? मैं 2012 से कर रहा हूँ। जो आपके साथ होते हैं, डकी भाई फुल एक्सपर्ट है चीजों में। डकी भाई अपना फुल एक्सपर्ट है, मैं फुल एक्सपर्ट हूं। वो कहते हैं इनको अकाउंट ही हमने बना के दिए थे। इसको मुझे शॉपिफाई नहीं, मैं डकी भाई की बात कर रहा हूँ कि जो लोग जिन्होंने एक्सपोज किया वो कहते हैं डकी भाई को तो ये प्लेटफॉर्म, तो ये तो हमारे से सर्विसेज लेते थे। नहीं, डकी भाई को कोई, रजब भट्ट का शॉपिफाई के ऊपर, ये ई-कॉमर्स के ऊपर क्या एक्सपर्टीज है? देखिए जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये चीज मायने नहीं होती कि तीनों का एक्सपीरियंस होगा आपके बिजनेस की। अच्छा, इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ, इससे भी मैं करता हूँ, लेकिन आप एग्री करेंगे कि ट्रेडिंग और इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इसके ऊपर जो कोर्स सेल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो बड़े पैसे कमा रहे हैं और चूना लगा रहे हैं। ट्रेडिंग के ऊपर जो कोर्स बेच रहे हैं वो मैं मानता हूँ वो गलत नहीं बेचना चाहिए, जस्टिफाइड। अच्छा, उसके साथ साथ आप तो हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं ना, आप स्टार होने के साथ साथ कंट्रोवर्शियल भी बहुत ज्यादा है। IK 804 सितंबर 2024, 2 गाड़ियों के ऊपर आप जाली नंबर लगा के फिर रहे थे और उसके बाद गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर जमानत होती है। देखिए मेरी एक गाड़ी थी ऑडी, तो उससे ये तासुर बना कि नदीम नानी वाला वैसे ही जालसाज है। देखिए ऑडी जो मेरी गाड़ी थी GT, ठीक है, मैं शुरू से ही खान साहब को सपोर्ट करता हूँ और मैं खान साहब के साथ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे गाड़ी से उठा के ट्रैप किया गया कि आप थाना C में आओ, मेरे वहाँ पे दोस्त ही थे, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर से ऑर्डर है कि आप ये जो मोमेंटम बिल्ड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर 804 का, आप इसके ऊपर एक वीडियो बना के दो कि आप इसको छोड़ कर आप आइंदा नहीं करोगे। तो मैंने उसको कहा कि यार मैं खान साहब के साथ हूँ और मैं उनकी पार्टी का एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुझे ये हक है कि मैं अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं किसी जाली नंबर प्लेट लगा, जाली नंबर प्लेट, वो नंबर जो वहां पे लगा था वो परचेज नहीं था किया, जाली था ना। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अच्छा, बातें आप सारी मानते हैं, लेकिन जहां से कान तरफ वहां के पकड़ क्या नहीं मैं बात स्प्रेड कर रहा हूँ ना आपके साथ, मैंने जो मानने वो मान रहे अब। अच्छा, अब जो नंबर था IK 804, पाकिस्तान में लोड्स ऑफ 100,000 गाड़ियों के लोग अपनी मर्जी से नाम लिखवाते हैं, नंबर लगाते हैं। तो आपने कर लिया, कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तो मैंने कोई नहीं जुर्म नहीं किया मैंने। मेरी जब मैंने वीडियोस बनानी होती थी अपना कोई, यानी कोई अगर हमारा कोई खान साहब का कोई जलसा था, कोई वीडियोस बनानी थी, तो मैं तब उसको लगा के अपना एक लोगों के अंदर एक तासुर देता था कि मैं खान साहब के साथ हूँ, तो आपने भी खान साहब के साथ रहना है। जालसाजी करके नहीं, उसमें नंबर को कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं था कहता कि आप भी गाड़ी का एक नंबर, मैंने ये नहीं था कहता कि आप गाड़ी का 804 नंबर लगाएं। हाँ, लेकिन मैंने लगाया हाँ, और वो जाली है। लेकिन मैं तो नहीं कह रहा कि मैंने नंबर लगाया भी लगाएं, मैं ये नहीं कह रहा लोगों को मैं ये तासुर दे रहा हूँ कि जिस तरह मैं खड़ा हूँ तो आप अभी डकी भाई के केस में कह रहे थे कि डकी भाई प्रमोट कर रहा था, खुद तो नहीं कर रहा था ना। यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे थे, मैंने बात कंप्लीट यही की ना कि उस हद तक वो गलत था। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप प्रमोट नहीं कर रहे थे लेकिन खुद गलत कर रहे थे। ये मैं यहाँ पे मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन गलत कर रहे थे, लेकिन नंबर के हद तक मैं गलत था, ठीक है, और नंबर के हद तक मैं गलत था, मैं क्या मानता हूँ। लेकिन जब मुझे वहां पे अरेस्ट किया गया, मुझे उन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाते हो, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा हम आपके ऊपर FIR दे देंगे। मैंने कहा तो FIR, मैं 12 घंटे लॉकअप के अंदर रहा। डरता कोई नहीं है, नहीं, जब बात देखें, ये कोई इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं था नंबर लगा के नंबर लगा। नहीं, क्राइम इज अ क्राइम, कोई ऐसा क्राइम नहीं है। देखिए, जब आपको बंदा ये है कि ऊपर से मैसेज है, ऊपर से कहां से, कितना ऊपर से, वो बात की बात है कि आप अच्छा तो फिर क्राइम की जस्टिफिकेशन ये थी कि आप हमें वीडियो बना के दे, हम आपको छोड़ देते हैं। ये तो आप बता रहे हैं।
मैं यही तो आपको कह रहा हूँ। वीडियो क्या बनानी थी? वीडियो ये बनानी थी कि ये जो नंबर है ये मेरा नहीं है, और मैं अपना गवर्नमेंट पाकिस्तानी पुलिस ने जो कार्रवाई की मैं उसको मानता हूँ, और मैं खान साहब के साथ ये जो कर रहा था, मैं ये सारा ड्रामा कर रहा था, दिस एंड दैट। मैंने कहा ये मैं वैसे वीडियो का कंटेंट तो हाँ, ठीक ही था, नहीं, कर तो आप यही रहते हैं। नहीं, मैं तो ओपनली यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं खान साहब के साथ हूँ। अब बात ये है कि उन्होंने कहा FIR दे देंगे, मैंने कहा दे दो, मैं 12 घंटे लॉकअप में रहा, 12 घंटा मैं जमीन के ऊपर सोया, मैं खुश था, क्योंकि मैं उसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। उसके बाद पर्चा डिस्चार्ज हो गया। अब यहाँ पे एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब दूसरे दिन वकील साहब मेरे NCC के ऑफिस में DD साहब के कमरे में गए मेरे फ़ोन लेने, तो DD साहब के फ़ोन के ऊपर एज पर मेरे वकील के जो अल्फाज थे, उनके पास मेरी 804 वाली फ़ोटोज़ थी। मैंने जब अपने रिसोर्सेज से पता करने की कोशिश की कि यार मेरा तो ट्रेडिंग और बायनामों से कोई लेना देना ही नहीं, मुझे कुछ सेटअप रिसेंट वाले केस एक से बात करो तो मेरा क्या लेना देना है। उन्होंने कहा जी आपका ये लेना देना है कि आप 804 को बड़ा सपोर्ट करते हैं, 804 की बड़ी वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा ये तो जुर्म नहीं है। कहते हैं ये जुर्म है, ठीक है। अब मेरे ऊपर इन फ्यूचर अभी या बाद में ये तो झूठा नोटिस है, मुझे पता है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, मेरा इसमें लेना देना नहीं। मुझे कोई भी झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, ठीक है। तो मैं क्लियरली मैं खान साहब के साथ हूँ। अगर मुझसे ज़बरदस्ती वीडियो बनाई जाती है वो ट्रू नहीं होगी। मुझे रखा जाता है महीना 2 महीना साल में रहने के लिए तैयार हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं पाकिस्तानी तो नहीं है। नहीं, मेरा पाकिस्तान ये तो सियासी बयान दे रहे हैं। सियासी बयान नहीं दे रहा मैं। इसके बाद लगता है कि आप कहेंगे खान साहब को मुझे PTI का टिकट भी देखें। मैंने कोई टिकट की बात नहीं की, खान साहब के साथ खड़े हैं। नहीं, ये जो स्टेटमेंट अभी आपने दिया है ना, ये वही है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNAs और MPs पिछले दिनों देते रहे। नहीं देखें, हम अगर मेरी कोई वीडियो हम किसी भी हम किसी भी अपने अदारे को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, हम किसी भी अदारे की बात नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे खान साहब की PTI पार्टी है, हम PTI से बिलोंग करते हैं, हम PTI के साथ रहेंगे, ठीक है। और अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म में हमें जेल हो जाए, हमारी जान चले जाए, हम 100 बिस्मिल्लाह देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद PTI के सारे सपोर्टर्स कहेंगे नदीम नानी वाला जिंदाबाद। वो बिल्कुल उनको कहना चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं। माइलेज लेना चाह रहे हैं आप? माइलेज की बात नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, और आवाज से नहीं, पिछले 2 साल से मेरे साथ खड़े हुए हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं, मेरी 804 मेरा हैशटैग है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वोट दिया आपने कभी? मैंने वोट दिया खान साहब को। किस साल? ये लास्ट ईयर। आप वोट कास्ट करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। ठीक। वोट बना हुआ है आपका? मेरा बना हुआ है वोट, चेक कर लें आप। ठीक। हाँ जी। आप पे इल्जाम है कि आपने एक और यूट्यूबर को अगवा किया था। अगवा का मुकदमा है आपके ऊपर, है ना? नहीं, खत्म हो गया। नहीं, वो रहा ना? किस पे? आपके ऊपर। वो झूठा मुकदमा था, अगवा नहीं था। वो हम एक लड़के वो को मिलने गए थे। मैं तो चाहता था आज मैं मिलूं नदीम नानी वाले से। नदीम नानी वाला है कौन? मतलब अगवा भी कर रहा है? नहीं, मैंने अगवा वो अल्लाह माफ करे, इस तरह के हम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम वी नॉट बिलोंग फ्रॉम क्रिमिनल फैमिलीज, ठीक है। इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है और इंसान को डरना नहीं चाहिए, इंसान को मुकाबला करना चाहिए, फेस करना चाहिए। वो डक्की के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर तक एक हद तक वो ना सिर्फ डक्की को, सिर्फ मेरी नानी को भी वो बड़ी अब्यूजिंग करता था। तो उससे मेरी कपल ऑफ मीटिंग्स हुई थी, पहले 2 फिर 3। वो स्टाम करके मुकर गया कि अब वीडियो नहीं डालूंगा, उसने फिर भी डाल दी। तो हमारी जब मैं वहाँ पे गया था तो जो हमारी हाथापाई हुई थी, मेरे साथ वो जो वकील साहब वहाँ पे गए थे वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी गवाह है, विटनेस है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। फैंटी किसको पड़ी थी ज्यादा? फैंटी किसको पड़ी थी? क्योंकि आपके बारे में तासुर है कि फैंटी पड़वा के निकल जाते हैं। नहीं, फैंटी वाला काम नहीं हमने किया। वहाँ पे हमारी बड़क आप मारते हैं, पहुंच जाते हैं, फैंटी किसी और को पड़ जाती है, आप निकल जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पे हाथापाई हुई थी और उसके बाद उसने झूठी FIR उसके भाई ने दे दी। वो अगले दिन जज साहब ने डिस्चार्ज, वो भी उसी ने बयान दिए थे जाकर अगले दिन, क्योंकि वो जब इन्वेस्टिगेट किया वहाँ के DSP साहब ने, विरक साहब थे, और उन्होंने कहा कि ये तो अगवा शवा है नहीं। जब उन्होंने CCTV चेक की तो उन्होंने कहा कि ये तो हाथापाई वाला मामला, लड़ाई वाला मामला। तो फिर उसी ने वहाँ पे बयान दिए थे कोर्ट के अंदर कि ये झूठा पर्चा था, अगवा वाला मामला नहीं था। आपकी नेटवर्थ कितनी है? नेटवर्थ मेरी कितनी है वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि अपना एज पर दी पाकिस्तानी लॉज, अगर मैं पाकिस्तान में मोर देन 183 डेज रहता हूँ तो मुझे FBR में अपनी आउट ऑफ कंट्री की पैसे बतानी होगी। अगर मैं 183 डेज कम रहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कि अगर आप पाकिस्तान में लेस देन 183 डेज रहते हैं, अगर आप रहते हैं, तो आपको बाहर की अपनी सोर्स और कुछ भी FBR में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पाकिस्तान में 183 दिन से ज़्यादा रहते हैं तो आपको उस साल की इनकम और टैक्स रिटर्न के अंदर आपको बताना पड़ेगा। अरबपति होंगे?
वो अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा ही हुआ, जो भी है वो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो भी है। हाँ। मेरी तरफ से लास्ट सेशन, उसके बाद ऑडियंस की तरफ बढ़ेंगे हम। कौन सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपका बहुत अच्छा दोस्त है? मेरी जितने भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मेरी सबसे अच्छी दोस्ती है। नहीं, कोई एक बताए ना, डिप्लोमेटिक जवाब तो ना दें, अभी सियासत में आप आए नहीं, मुझे नजर आ रहा है कि तैयारी शुरू कर दी आपने, लेकिन क्लियर जवाब दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन सा ऐसा है जो बहुत अच्छा दोस्त है? कोई एक, मेरे करीबी जो दोस्त हैं वो 3-4 ही हैं। कोई एक बता दूं, रजब भट्ट। रजब भट्ट सबसे अच्छा सबसे अच्छा दोस्त है। रजब भट्ट को मशवरा भी देंगे आप इस वक्त? रजब भट्ट को ये मशवरा दूंगा कि बस मुश्किल वक्त है, बस थोड़ा सब्र रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। ठीक। हाँ। कौन सा ऐसा टिकटॉकर या यूट्यूबर ऐसा है जो ओवररेटेड है, बहुत ओवररेटेड है? इस पे मेरे को माइंड में नहीं आ रहा, सॉरी। कि यार इसको ऐसी हाइप मिली हुई है, अननेसेसरी हाइप है। नहीं, माइंड में नहीं आ रहा। आ रहा है, बताना नहीं जा रहा है। नहीं माइंड में आ रहा। अंडररेटेड कौन है कि यार ये बड़ा अंडररेटेड है, इसको हाइप मिलनी चाहिए थी, इसको फेमस होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका? नहीं माइंड में आ रहा। जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस क्या है कि जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस ये है कि जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आए और आपके पीछे कोई खड़ा ना हो। आपके ऊपर मुश्किल वक्त है? मेरे ऊपर मुश्किल वक्त अभी नहीं आया, इंशाल्लाह शायद अल्लाह करे ना ही आए। गिला किससे है सबसे ज्यादा? गिला किसी से नहीं, कि जिन लोग गिला किसी से नहीं, बस मेरी लाइफ में मुझे लोगों ने बहुत इस्तेमाल बहुत किया, लेकिन मेरा गिला कोई नहीं, क्योंकि मुझे जिन लोगों ने मेरा दिल तोड़ा, मुझे यूज़ किया, मुझे आगे बढ़ने का एक और मौका मिला। दिल टूटा है? अपना मैं पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करता। नहीं, दिल टूटा है। दिल? हाँ। दिल नहीं टूटा। दिल नहीं टूटा? दिल नहीं टूटा। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात। आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट बहुत अच्छा था, वो कहते हैं ऐसा दिल रखते ही नहीं जो टूटे। हाँ, दिल नहीं टूटा, दोस्ती में दिल टूटा। तो वो फिर आगे नया, फिर आगे नया, फिर आगे नया, क्योंकि जिक्र होना चाहिए टूटने के लिए। वे हर जाई तो हाँ, अपना भी हाँ, तो और तू नहीं, और हाँ, सही, और हाँ, नहीं, और सही है। हाँ, आगे बढ़ना चाहिए, बस आगे नया बढ़ना। सबक सीखना चाहिए, बस जिक्र होना चाहिए टूटने के लिए, फिर आगे बढ़ो। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार जो है वो मैं अपनी बहनों और माँ से करता हूँ। खान साहब को कोई पैगाम देंगे? खान साहब को यही पैगाम है कि इंशाल्लाह अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे, हम आपके पीछे खड़े हैं, हमें तोड़ दिया जाए, हमें जहाँ मर्जी डाल दिया जाए, इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं, और जब तक आप खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई पैगाम है? शहबाज शरीफ के साथ पैगाम यही है कि अपना आजकल वो मैंने देखा है अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, और बेशक हम नून लीग की पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हम सपोर्ट करते हैं उनको, कि काम अच्छा कर रहे हैं वो। यानी उनको कहेंगे कि मर्द मोमिन मर्द हाथ चुप के रख? नहीं, काम ठीक कर रहे हैं वो अपना। मैंने देखिए अपना अभी डिजिटल अपना काफ़ी काम चल रहा है, जैसे पाक आईडी पे विद इन मिनट्स आप रिप्लेसमेंट आईडी कार्ड, सब कुछ आपके फिंगरप्रिंट्स पे आ रहा है। ठीक है, काम चल रहा है, हुकूमत चलती रहती है। नहीं, काम हुकूमत चलती रहनी चाहिए या नहीं चलती रहनी चाहिए, ये तो लोगों ने डिसाइड करना है। सही है, लेकिन जैसा कि ऐसा होता नहीं। आफिर है ना। हाँ। मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देंगे? मरियम नवाज साहिबा को ये पैगाम देंगे कि अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर जो हाथ डाला हुआ है वो हाथ वाला रखें। वो हाथ वाला रखें। हाथ वाला रखें। ठीक। अच्छा, मैं आपको भी कल को आपको भी हमारी जरूरत पड़ेगी, तो हाथ वाला रखें। अच्छा, हाँ जी, मरियम साहिबा को आपकी जरूरत पड़ेगी कि कल को मुश्किल वक्त आने में देर नहीं लगती, कल को हम ही उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि खान साहब के साथ हम खड़े हैं। देखें, कल को उनके ऊपर को मुश्किल वक्त आता है कि कोई ऐसा अल्लाह ना करे हादसा होता है, क्योंकि वो औरत ज़ाद है ना, तो आपको पता है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर औरत की एक बड़ी पावर है। हाँ, खतून हंस रही है, इसलिए कह रहे ना कि अपना पाकिस्तान पे किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो आप इतना हाथ वाला रखेंगे कल को हम आपको भी थोड़ा सपोर्ट कर सकें। अगर आप हाथ ज्यादा रखेंगी तो फिर कल को हम यही कहेंगे कि यार अच्छी हुआ जो हुआ। आप फिर शाउट आउट देने के पैसे ज्यादा मांगेंगे? नहीं, हम शाउट आउट देते नहीं, और दूसरी बात हम पैसे वाला काम करते ही नहीं। काम तो पैसों वाला ही होता है। नहीं, मैंने जिंदगी में प्रमोशन नहीं की किसी किस्म के भी आज तक। मैं अब आपकी इजाजत से अपनी ऑडियंस की तरफ बढ़ूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। ऑडियंस, दिस ऑगस्ट हाउस इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस जी। जी, मेरा नाम उमर है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स ट्रेडर हूँ।
तकरीबन 7 साल से। अच्छा। और जितना डीपली मैं फॉरेक्स को जानता हूँ, शायद मुझे नहीं लगता कि ठीक है कोई और जानता होगा। जानते हैं लेकिन इतना नहीं जानता होगा, क्योंकि मैं 7th 8th क्लास में था, बिटकॉइन माइन करता रहा, वकार ज़कात जब था, मतलब काफ़ी पुराना टाइम है। तो नदीम भाई से बात करने का मतलब, मुझे नहीं पता था नदीम भाई आए होंगे, बाय चांस नदीम भाई मिल गए और ऊपर से बनामों का ही पूरा केस चल रहा है। और डक्की भाई भी हैं माशाल्लाह, नदीम भाई से पहले ही मुलाकात है मेरी, शायद वो भूल गए हों लेकिन याद दिला दूंगा, कोई मसला नहीं। तो नदीम भाई का सबसे पहला ये है कि नदीम भाई ने ना क्वेश्चन ये है कि इनका ना कि इनको अभी तक यही नहीं पता चला कि मुझे नोटिस क्यों आया। तो जब डक्की भाई को पकड़ा गया या जब वो प्रमोट कर रहा था, तो उसी टाइम अगले दिन 10 मिनट मतलब उसी टाइम में 10 मिनट बाद नदीम भाई की एक वीडियो आ जाती है कि उसने बेनामों को या इस तरह किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया जिस वजह से उसको पकड़ लिया। तो सबसे पहली बात यह है कि जब एक बंदे को फॉरेक्स के स्पेलिंग ही नहीं आते, ट्रेड के मतलब का ही नहीं पता, उस बंदे को ट्रेड के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। मतलब नदीम भाई की नहीं मैं बात कर रहा, मैं रजब या दूसरे लोगों की बात करूं जो प्रमोट करते रहे, जिनको नोटिस गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एक कम्युनिटी है। ठीक है, अगर एक बंदा काम कर रहा तो ये भी मिले हुए हैं, ये नहीं है कि ये नहीं है ये सच्चा है, वो बात समझ रहे हैं ना, इकट्ठे हैं सारे। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि अगर उन्होंने प्रमोट की तो उसको नहीं पता था 1x बैठ क्या है, वहाँ पे क्या होता है, और एंड पे पता चला जनाबी वो कंट्री हेड है पाकिस्तान का, उसको पूरा प्रॉपर लीड कर रहा है। और जब वो उसको प्रॉपर लीड करते हैं ना, तो लीड से मुराद ये है कि उसको डॉलर्स, लाखों अरबों डॉलर्स दिए जाते हैं। कंट्री हेड बहुत बड़ी बात है, मतलब वो छोटी मोटी उनको पहले इस पे रिसर्च करनी चाहिए थी, रिसर्च करने के बाद उसको प्रमोट करते, और फिर इनके आईबी बने होते हैं, आईबी रेफरल एफिलिएट आप कह लें। ठीक है, जितने भी लोग आपके कोर्स से आएंगे तो उसमें आप अलग से चीज़ें मिल रही होती हैं। ठीक है, तो इनको ये चाहिए था कि अगर आपका दोस्त पकड़ा गया तो आप उसको सपोर्ट करते, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप उसको सपोर्ट करते कि दोस्त को पकड़ा गया, आप उसको छुड़वाने आते, अच्छी बात थी। आप कह रहे हैं जी वो सिर्फ उसको प्रमोट कर रहा था, सारे लोग कर रहे हैं, तो बात वही है कि चोरी वो कर रहा है, मतलब चोरी नहीं कर रहा, करवा रहा है, लोगों से जुए करवा रहा है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी ना, सपोर्ट करते, अंदर खाते करते, उसको सपोर्ट करते, बाहर छुड़वाते। ओपनली कहने का मतलब ये लोग देखते हैं। जवाब ले लेना, जवाब ले लें जी नदीम भाई। हाँ, देखिए पहली बात तो ये है कि डक्की कंट्री हेड नहीं था, ये एक सिर्फ झूठ है। डक्की कंट्री हेड नहीं था। कंट्री हेड जिस तरह दूसरे लोग बायनामों को प्रमोट करते थे, वो भी इसी तरह प्रमोट करता था, जो एक फिक्स्ड अमाउंट लेके, और वो फिक्स्ड अमाउंट कितनी थी मुझे नहीं पता। ठीक है, कंट्री हेड कहाँ से उनको देता था प्रमोशन, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन डक्की कंट्री हेड नहीं था। ठीक है, वो पिछले 3-4 सालों से कर रहा, मैं बड़ा टाइम उसके साथ रहा हूँ। और इसका दूसरा सब्सटेंशियल एविडेंस है आपके पास कि वो कंट्री हेड नहीं था? कंट्री हेड इसमें वो इसका मेरे पास एविडेंस है आपके पास? नहीं, एविडेंस मेरे पास अभी फोन में नहीं है, मेरे फोन मेरे पास नहीं है वो वाले जिसमें एविडेंस है, जिसमें मैं दिखा था कि वो कंट्री हेड नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि डक्की की रिसर्च फॉरेक्स और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ों को समझता है। सम टाइम अपना ये तो एक और चार्जशीट है, समझ बूझ के बावजूद उसने प्रमोट कर दिया। और हम तो पहले ये समझ रहे थे कि उसको पता नहीं था बेचारे ने, अनजाने नहीं, मैं उसी तरफ आप ये कह रहे हो, बड़ी समझ मैं उसी तरफ आने लगा था। आप बीच में आधी बात करते हैं, आधी बात करने देते, कि मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरेक्स की उसको बड़ी एक्सपर्टीज है, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग की। जो बायनामों की ट्रेडिंग उसने खुद कभी नहीं की, उसकी नज़र में गलत था, और उसने पाकिस्तानी कौम से अपोलोजाइज भी की व्हाइल ही वाज इन कस्टडी। ठीक है, और पहले उसने ये नहीं की, ये भी उसकी गलती है, उसको ये प्रमोट नहीं था करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अब जब के मामला साहब के सामने आ गए हैं, और मैं उसको इस हद तक सपोर्ट कर रहा हूँ कि जब एक दोस्त किसी भी अपना केस में जाता है तो जाहिर है उसकी फैमिली उसके दोस्तों के पीछे वो कहते हैं आप सपोर्ट करते उसको, लेकिन आप इस तरह पब्लिकली आके जस्टिफाई ना करते कि वो जो कर रहा था वो गलत नहीं था। वो ये कह रहे हैं पब्लिकली, मैं उसको कैसे जस्टिफाई कर रहा हूँ कि क्या आप आके आपने ये कहा कि जी वो जो कर रहा था जब बाकी लोग करते हैं तो उसने कर दिया तो क्या हो गया? ये चाहता तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि जब दूसरे देखें, जब एक चीज बड़ी नॉर्मलाइज पीएसएल के अंदर सब लोग कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, यानी टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट ना, दो गलत चीजें तो दुरुस्त नहीं हो सकती ना। देखिए, अगर इसके लिए जस्टिफिकेशन ये तो नहीं कि वो शराब पी रहा है तो मैं पी रहा हूं, क्या गलत हो गया? देखिए, वसीम अकरम जो कि पाकिस्तानी मैं यही ओल्ड लेजेंड है, अगर उसके पास सोच विचार नहीं है, ये तो वो तो ब्रांड एम्बेसडर था। अगर ऐसा हुआ है हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव एहतसाब नहीं होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन ये नहीं कि वो कर रहा था अगर शुरू तो डकी भाई ने कर दिया तो क्या हुआ, ये जस्टिफिकेशन नहीं, ये जस्टिफिकेशन है,
ये बिल्कुल है। चले हाँ। ये हाँ। ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगी। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली नवाज़ है और मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस ऑन करता हूँ। मेरा एक छोटा सा ये क्वेश्चन है कि हम जब से पॉडकास्ट सुन रहे हैं और आपने काफ़ी ये सारे सवाल ऐसे कर लिए हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कि वो हम उनको दोबारा करें, लेकिन इसमें एक चीज़ ये नहीं समझ आई कि नदीम भाई ये कहते हैं कि वो बैटिंग की हद तक, तो मैं कहता हूँ वो गलत है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बंदे ने कत्ल कर दिया तो वो कत्ल की हद तक गलत है, वैसे वो ठीक है? तो इसका क्या जस्टिफिकेशन बनती है, वो नहीं समझ आई कि ये कैसे हम किस बंदे को कह सकते हैं कि ये इस हद तक गलत है तो बाकी वो ठीक है। सवाल आ गया आपका जी नदीम भाई। भाईजान आपने जो सवाल किया है कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया और आप इसको बैटिंग से कंपेयर कर रहे हैं, मुझे आपकी सवाल की कोई वो कह रहे हैं कोई सेंस नहीं समझ वो आई। कह रहे हैं वो जी, एग्जांपल हाँ, दे रहे हैं हाँ। कि कत्ल एक बंदे ने किया, आपने कहा कत्ल तो गलत है लेकिन हाँ। बंदा ठीक है। इसी तरह अगर किसी ने जुए को प्रमोट किया है तो वो गलत है लेकिन बंदा ठीक है, वो ये कह रहे हैं। तो इसमें सवाल क्या है? वो ये कह रहे हैं कि ऐसे ना कहें ना, फिर आप कहें कि बंदे ने गलत किया है। देखिए मैंने कहा कि उसको तो मैं कह चुका हूँ कि प्रमोशन की हद तक वो गलत है। तो अगर और आपने उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसकी आप ये सजा उसको, उसकी जो ऑफेंस है उसके ऊपर, उसका जब वो ट्रायल होगा तो वहां पे जो भी अगर उसने convictions किया है आएंगे, तो हाँ, वहां पे वो जैसा अगर उसने हाँ, किया है तो वो कहते हैं कि उस हद तक हाँ, सजा मिलनी हाँ, चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन रियाज है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मेरा नदीम भाई से क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि जो अभी जो आपको हालिया नोटिस आया है ये आपके करियर को नुकसान पहुँचा सकता है या ये भी वजह शोहरत ही बनेगा? अच्छा सवाल है। ये जो नोटिस आया है ये आपको मजीद फेमस कर रहा है, लाइमलाइट में लेके आया हुआ है, जो मुझे अभी या नोटिस, नुकसान पहुंचा रहा है हाँ, आपके करियर? जो मुझे नोटिस आया है ये मेरे फायदे के लिए है। अच्छा। और इसके फायदे ये हैं कि इसमें जो उन्होंने डिस्क्राइब किया मेरे ऊपर, जो एक नोटिस के ऊपर जो चीज़ें, उसमें मैं तो मुलव्वस नहीं हूँ ना, तो मेरा ऐसे खुदा 6-7 पर्चा है। नोटिस और आने चाहिए। लेकिन इस चीज़ के और ये अदारे की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए क्वेश्चन मार्क है कि उनकी जो रिसर्च थी, उनकी रिसर्च के अंदर को उनको ये नहीं पता चला कि नदीम मुबारक नेवर डन प्रमोशन। ये जो वीडियो शूडियो चल रही है बायनामो एप्लीकेशन की, मैंने ज़िंदगी में प्रमोशन नहीं की, तो ये उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मेरे इंशाल्लाह मेरे जो वकील साहब है उस मामले को देखेंगे और लोगों को पता चलेगा कि जो मुझे नोटिस आया इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस सवाल का जवाब है कि फायदा हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान मंशा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। नदीम भाई से मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पूरे पॉडकास्ट में ये कह रहे थे कि लोगों पे डिपेंड करता है जी, कि वो किसी चीज़ को पिक करते हैं कि नहीं करते। Thank मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे बच्चे देखते हैं आपको, हमारी यूथ देखती है। यूथ होती है एक्सपेरिमेंटल, जब आप कुछ चीज़ उनको प्रमोट कर रहे होते हैं वो उसको पिक करने की कोशिश करती है और देखती है कि इसके रिजल्ट क्या होते हैं। तो ये हम लोगों पे नहीं छोड़ सकते, हमारी अपनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि हम बताएं कि ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, हमको एक पैगाम दे रहे हैं। और यूथ जो हमारे बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते, वो सोचते नहीं है। ये मेरा आपसे सवाल है। इसका जवाब यह है कि फ्यूचर डिजिटल है, डिजिटल करेंसी का है, डिजिटल अपना क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है और इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग। ठीक है, फ्यूचर में ट्रेडिंग इज़ एवरीथिंग। और ट्रेडिंग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है पाकिस्तान में भी बहुत जल्दी ये रेगुलेटेड होने वाली है, आपको भी चीज़ का नॉलेज है। और जिसका अच्छा नॉलेज और रिसर्च होगी वो बनेगा बिलियनर ट्रेडिंग के अंदर। और जो सिर्फ और सिर्फ ये जैसे आपने कहा कि जो सिर्फ स्कूल और जॉब्स की हद तक रहेगा वो फिर वहीं पर सारी ज़िंदगी रहेगा। और मेरा ये मानना है कि लेकिन इससे आप स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को कंडेम ना करें। कंडेम नहीं कर रहा, जॉब्स की बात कर जरूरी है, जॉब्स की बात करो। यूनिवर्सिटी में जाना एजुकेशन इज वेरी जरूरी है। इंपॉर्टेंट, हाँ, वो तो पहला पहलू आपकी जिंदगी का। अगर आपके पास वो नहीं होगी तो आपको बोलने रहने सहने का सलीका ही नहीं होगा। ठीक है, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो छोड़नी चाहिए किसी को। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को कोई ना कोई स्किल डेवलप करनी चाहिए। जैसे कि फीवर के ऊपर अपने लोग टैलेंटेड जो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, अपना वो डॉलर्स में पेमेंट लेते हैं उनसे, दे मेकिंग गुड मनी। और कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर, डिजिटल करेंसी के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वो भी आने वाले दिनों के बिलियनर होंगे। फिर आप भी शुरू करो इंशाल्लाह, आप भी ट्रेडिंग में बहुत पैसा कमाओगे। नहीं अभी भाई नहीं करना, अभी एनसीसी आए पड़ जाएगी। मैं बायनामो की बात नहीं कर रहा, अच्छा, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा अच्छा। हूँ। हाँ,
जी भाई ने, और फिर वो कहेंगे कि ये एविडेंस हमारे पास है, आपने प्रमोट किया है। नहीं, मैं कहा इन फ्यूचर, ठीक, इन फ्यूचर जब वो रेगुलेटेड होगी पाकिस्तान में। हाँ, अगला सवाल नहीं। मेरा नाम अबरार सगीर है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे अभी केसेस वगैरह आपके ऊपर चल रहे हैं, जितने भी आपके साथी वगैरह हैं, वो जब इस प्रोसेस से बाहर निकलेंगे, क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टिकटॉकर्स अपनी गलती को देखते हुए वो एक ऐसी कंपेन चलाएंगे वो इन गैमलिंग्स के ख़िलाफ़ जो है ना, मतलब कोई, ताकि आइंदा बच्चे जिनको मतलब जो इस प्रोसेस में गए हैं वो उनको आइडिया हो गया यार वाकई गलत था प्रोसेस, अब पॉजिटिव वे में कोई कंपेन चल सकती है आप टिकटॉकर्स की तरफ? अच्छा सवाल है। हाँ, देखिए पहली बात तो ये है कि कंपेन जो करते थे उन्होंने चलानी है, ये तो उनके ऊपर है कि उन्होंने क्या कंपेन चलानी है, ठीक है। और मेरी हाथ तक तो यही है कि मैंने ये तो कभी नहीं की ये प्रमोशन वगैरह, तो इसके ऊपर मैं क्या ही कंपेन चला सकता हूँ। तो बाकी यूथ जो है, जैसे बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन मार्क है कि पहले बच्चे कहते थे कि हमने इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। 100,000 ऑफ पीपल लिविंग एवरी मंथ पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। वो हमारी सोसाइटी का मेन इशू बाइनरी बायनामो ट्रेडिंग नहीं है। हमारी सोसाइटी का मेन इशू जो है वो है बेरोज़गारी, हेल्थ क्राइसिस और एजुकेशन। हमारा असल एस्पेक्ट ये है, और इसकी तरफ से हट के हम सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि बायनामो ट्रेडिंग शेडिंग। हमारी असल जो ज़िंदगी के सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उस तरफ जो क्रिटिसिज्म है उस तरफ लोग क्रिटिसिज्म नहीं करते। आजकल जो क्रिटिसिज्म है वो सिर्फ टिकटॉकर और यूट्यूबर के ऊपर चल रहा है। बायनामो ट्रेडिंग जरूरी है, क्या जरूरी है? आप इन्फ्लुएंस, आपकी कहाँ पे है क्रिटिसिज्म सोसाइटी के अंदर? क्या कुछ क्रिटिसिज्म आपका सोसाइटी के अंदर? आपको सबसे ज्यादा देखा जाता है, यू आर अ पब्लिक फिगर, आपको सबसे ज्यादा। लेकिन यूथ उनके लिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि बायनामो पे क्या चल रहा है या बायनास पे क्या। उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, उन्हें कहाँ से कमाना है, उनकी रोजगारी, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है। सुने, देखिए वो नहीं जब नहीं कर रही तो फिर वो क्या करें? वो यही तो प्रॉब्लम है। फिर आप इन बेचारों को कैपिटलाइज कर रहे हैं, आप कैसे हम कर रहे हैं? कैसे हम कर रहे हैं? जब बेरोजगार हैं ये, इनके पास तो उनके साथ अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें, भूखे को क्या चाहिए? एक रोटी। आप ये कहते देखो मैं रातों रात हो गया, तुम भी करो, तो बेचारे वही करेंगे ना जो आप कह रहे हैं। जो बंदा ये कहे कि मैं रातों रात अमीर हो गया, वो तो स्कैम है। देखिए हर जो बंदा एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है, जो कहे मैं रातों रात अमीर हो गया वो तो स्कैम है। और मैं 500 करोड़ का मैंने 600 करोड़, वो स्कैम है, वो तो मैं बोल चुका हूँ। लेकिन अपना सब्र के साथ, पेशेंस के साथ आप चलेंगे, रिसर्च करें, यूट्यूब आपके सामने है, यूट्यूब पे आप नॉलेज को गेन करें और स्लोली आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ें। और आजकल के यूथ जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे कितना ऐसा कंटेंट बन रहा है नदीम नानी वाला साहब। हाँ, अब ये लोग चाहते हैं आपसे कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं जिसमें टेक बेस्ड रिव्यूज हो, टेक जानने को मिले, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर बात करें, फ्यूचर की कंसल्टेंसी के ऊपर बात करें, क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें लेके आए। देखें लोड्स ऑफ कंटेंट वहां पड़ा है, वहां पे लोड्स ऑफ कंटेंट पड़ा हुआ है इस किस्म का, लेकिन लोग देखना नहीं चाहते। आप रेफर करें, आप जब कहना शुरू करेंगे ना, जब आप कहना शुरू करेंगे तो तब्दीली आएगी। ड्रामे यूट्यूब पे प्ले होते हैं, लेकिन जब भट्ट का व्लॉग आता है लोग ड्रामा नहीं देते, लोग उसका व्लॉग देखते हैं। अच्छा, वो भी तो ड्रामा ही है। वो भी किसी नहीं ड्रामा, देखें वो ड्रामा ही है ना, एक अपना ड्रामा, वो एक एक्चुअल ड्रामा है, उसके अंदर भी वही चल रहा है, वही सास माओ, वही ड्रामेटिक चीज चल रही है व्लॉग के अंदर। लेकिन लोग हाँ नहीं, हर बंदा जो है ना, हर बंदा बच्चा बड़ा छोटा बड़ा, वो कोई कुछ सीखना नहीं चाहता। कुछ लोग अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं, कुछ फन देखना चाहते हैं। जैसे मैं बैठा बोर हो रहा हूँ, मैं कहता हूँ चलो यार कुछ शुगल थोड़ा देख लेता हूँ, मैं मूवी प्ले कर लूंगा, मैं कोई ड्रामा प्ले कर लूंगा, मैं रजब भट्ट का व्लॉग लगा लूंगा, डक्की का व्लॉग लगा लूंगा। तो एवरीबॉडी इज नॉट देयर फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक दूर करना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि लोग देखना नहीं चाहते, लोग वो देखेंगे जो आप दिखाएंगे। नहीं, सुन लोग वो देखें जो लोगों ने देखना है। जी सुने जी, देखिए हमारे यहाँ इंडियन कंटेंट बैन हुआ। हाँ जी, हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउसेस थे, अभी भी लोग देखते हैं। हमारा पाकिस्तानी कंटेंट लोगों ने देखना शुरू किया क्योंकि उनके पास इंडियन कंटेंट देखने की ऑप्शंस मौजूद नहीं थी। नहीं, तो पाकिस्तानी कंटेंट बच गया, पाकिस्तान उसको देखना शुरू कर दिया। नहीं, मैं आपसे बात से मुतफिक नहीं करता कि पाकिस्ताना जो ड्रामाज हैं वो लोग शुरू से देखते आ रहे हैं और उन्होंने उसको कभी देखा, वो शुरू से इसको एंजॉय करते हैं। और जो इंडियन ड्रामा है, इंडियन पाकिस्तान में कौन सा म्यूजिक लोग सुनते हैं? इंडियन। पाकिस्तान में कौन सी मूवीज लोग देखते हैं? नेटफ्लिक्स पर देखते हैं। इंडियंस बैठ के अपने पॉडकास्ट में कहते हैं यार वैसा म्यूजिक क्यों नहीं करते जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के पास वो पाकिस्तान के पास म्यूजिक और मूवीज प्रोडक्शन के वो रिसोर्सेज नहीं है जो उनको देने, उनके पास टैलेंट बहुत है, रिसोर्सेज नहीं है। आई मेड माय पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि वो दिखाइए
जो आपको दिखाना है और जो उनको देखना चाहिए, लोग देखना शुरू कर देंगे। ये ना सोचिए कि लोग देखना नहीं चाहते। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम ज़ुबैर है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और वकील का नज़रिया एक अलग होता है। तो हमारा जो डक्की भाई को पकड़ा है, सही पकड़ा एक पॉइंट के ऊपर, लेकिन हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए, क्रिमिनल को ख़त्म नहीं करना, हमने क्राइम को ख़त्म करना है। नफरत जुर्म से, इंसान से नहीं। जी हाँ, उसको पकड़ा है तो उसको इतनी ऑडियंस है माशाल्लाह उसकी, मेरे घर वाले खुद देखते हैं, मैं नहीं देखता। अब उसको कहते यार तूने 2 वीडियो लगाई हैं, तूने 200 वीडियो लगानी है इसके खिलाफ। मैं कहता हूँ जो इसको इतना पकड़ के रखा हुआ है ना, उससे वो 100 गुना अच्छा उसका वो होता, वो रास्ता। क्योंकि मैंने उसकी ऐड देखी है ना, अभी मेरे 10,000 के फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर ना, इतने ख़ास नहीं हैं। मुझे खुद ऑफ़र आई है कि इतने डॉलर हम पे करेंगे। मैं कहता हूँ मेरी क्या है, सिर्फ क्या है कि रीच है मेरी, तकरीबन कोई 1 लाख बंदा देख लेता है डेली बेस के ऊपर। अब मेरी एक वर्थ अलग है, उसकी वर्थ अलग है। और उसकी जो है ना प्रमोशन की वीडियोस, वो मैंने देखी इस तरह करके कह रहा है कि यार यहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि जाओ गो एंड करो, मजबूरी होती है, आपको पता होता है। और वो जो एक पॉइंट आता है उसका, नदीम भाई कह रहे थे कि एजुकेशन, हमारी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेरे आगे आता है उसी टाइम स्क्रॉल, यार पता फेक है। तो हमारे आगे शैतान भी है ना, वो बगराता है कि यार इस तरफ आओ। क़यामत वाले दिन यही कहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि मेरा मोमिन बंदा नहीं हटेगा मेरी जगह से। सवाल इसमें ये है कि आपने बोला था कि मैं आईफोन लेकर आता तो मेरा अकाउंट नंबर लिख लें, पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी जो कंपनी है एज अ फ्रेंड, रजब भट्ट की ले लें आप या डक्की भाई की ले लें, आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर वो गलत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली ब्लॉगिंग होगी, या आप इनको ले लें, उन्होंने जुए के बारे में जो भी ऐप को प्रमोट किया है वो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो गलत है। आप पाकिस्तान में रहते हो, आप इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते इस बारे में, क्या कि यूथ क्या लेती है, यूथ क्या फॉलो करती है। जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली ब्लॉगिंग, छोटी छोटी बच्चियाँ आपने देखी होंगी, वो अब आके डांस करती हैं और अपने आप को जस्टिफाई करती हैं कि हमने पैसे कमाने हैं, हम यहाँ बैठ के ये कमा रहे हैं। क्योंकि डक्की भाई ने बहुत पहले फैमिली ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी, उनकी वजह से बहुत लोग गलत रास्ते पे भी चले हैं। इसी तरह आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो ऐप को सिर्फ प्रमोट कर रहे थे, उससे लोगों की अपनी सोच होनी चाहिए थी, पर वो इस चीज़ को गलत प्रमोट कर रहे थे। उनको अगर पता है कि इस चीज़ में उनको आगे जाके मुश्किल हो सकती है, उन्होंने कोई एक्शन तब भी नहीं लिया था। उनको पता होने के बावजूद कि ये चीज़ गलत है, उन्होंने तब भी नहीं बोला था जब वो बाहर थे। वो जब तक अंदर गए हैं, आप उनको यहाँ आके जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं उनसे गलती हो गई। वो कोई दूध पीते बच्चे तो थे नहीं कि उनको पता है ना इस ऐप के बारे में। वो दूध पीते बच्चे तो नहीं थे ना जी। देखें, डक्की भाई की जो प्रमोशन वीडियोस होती थी ना, टुवार्ड्स बाय नामो अनदर, उसकी वीडियोस की प्रमोशन के पहले उसका हमेशा एक पैराग्राफ होता था कि मैं आपको नहीं कह रहा कि आप जाके करें, अगर आपने जाके ट्रेडिंग करनी है तो विद योर ऑन रिस्क और अपना नॉलेज एक्सपीरियंस आपने। और जब आप किसी एक चीज जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं ना ट्रेडिंग करने, वो प्लेटफॉर्म ये नहीं कहता कि फटाफट करो, वहाँ पे ये भी ऑप्शन होती है कि आप डेमो करो। वो आपको ये भी कहते हैं कि वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपकी रिसर्च कितनी है, आपके पास आपका नॉलेज क्या है। अगर आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करो, ट्रेडिंग करें अपने आप को ट्रेन करके। अगर आप पाकिस्तान में रहकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप वेट के, जैसे कि पाकिस्तान में रैपिड होने वाली है ट्रेडिंग, लेकिन आप आउट ऑफ कंट्री रहते ट्रेडिंग करें विद एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। और अगर आप तुक्का मारने की कोशिश करेंगे वो आपके नुकसान में होगा। दूसरी बात डक्की भाई की कि यही है कि जो NCCA ने जो काम शुरू किया है, अब वो उनका अच्छा इक़दाम है कि मैं मानता हूँ उनका अच्छा इक़दाम उन्होंने लिया है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनको तंग ना करें। ये तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब से कि अना का मसला ना बनाएं, कि अगर मैं डक्की से मिलने आ भी गया हूँ तो इसको अना का मसला ना बनाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, अब आपने जैसे कि 46 एप्लीकेशंस को पाकिस्तान में बैन कर दिया, अब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस गई है, और इसमें से ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जिनको ये पता नहीं था कि ये एक्चुअल में ये लीगल भी है कि इलीगल है ये एप्लीकेशंस, ठीक है। अब जैसे कि 46 मैंने डोमेन चेक की हैं, वो पाकिस्तान में बैन हो चुकी हैं। अब जो हमारे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भाई हैं उन सबको एक NCC की तरफ से माफ़ी मिलनी चाहिए
कि जब कि हमने ये 46 बैन एप्लीकेशन को बैन कर हाँ, दिया तो मुझे माफ कर है, देना। अब जो करेगा उसकी ऐसी की तैसी। तो ये मेरा जो है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अब अगर पकड़ते और वो फैमिली व्लॉगिंग की भी कोई बात कर रही थी। हाँ, फैमिली व्लॉगिंग तो मैंने आप बोल चुका हूँ कि फैमिली व्लॉगिंग एक हद तक मैं सपोर्ट करता हूँ, जब तक वो हया के दायरे में की जाए। माशाल्लाह जैसे आपने स्काफ किया, अल्लाह पाक आपको भी लंबी उम्र दे, हमारी बहन है आप भी, तो हम तो सपोर्ट करते हैं फैमिली व्लॉगिंग को एक हद तक, जब वो एक हया के दायरे में की जाए। ये तो मैं ऑलरेडी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका हूँ। ठीक। और वो जो पैसे वैसे लुटाते हैं, मैं वो सवाल रह गया था आपसे पूछना, इतने पैसे लुटा रहे हैं और सर पे मार के ऐसे फेंक रहे हैं, पैसे इसको सपोर्ट करते हैं आप? देखिए पैसे मैंने देखा ना आपकी वीडियोस हाँ, में कि हाँ, आप खड़े हुए हैं रजब भट्ट के हाँ। साथ और दीगर आपके दोस्त हैं ना। देखें, ऑफ द रिकॉर्ड जो हो जाए, लोग कहते हैं मज़ा आ गया, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। अगर दो बंदे देख लें तो वो इस चीज़ से जेलस नहीं होते कि इन्होंने फेंके क्यों हैं, वो इस चीज़ से जेलस होते हैं कि इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से गया है। हाँ। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि असली होता है अगर साल में एक बार अपनी फैमिलीज के अंदर आपको कोई मौका मिलता है खुशी का, अगर आप वहाँ पे 4 पैसे 100 के या 500 के खुशी में फेंक भी देते हैं तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। और इसके ऊपर इतना जज्बात में आना कि हाँ ये दे, ये चीज़ गलत है। बाकी ये एक फ़न है, ज़िंदगी में फ़न भी होना चाहिए। हर बंदा फ़न को अपने तरीके से करने की कोशिश करता है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, लेकिन जेलस नहीं और हसद नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हसद ना करें, इंशाल्लाह कल अल्लाह आपको भी देगा और आप भी इस तरह करेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि आप भी फ़न करेंगे, लेकिन फ़न करने दे लोगों को। आप इतना भी टारगेट ना करें कि उसके हर काम को आप कहें कि यार वो क्यों कर रहा है, ऐसा मत करें। बाकी तो आपका पैगाम ये है कि फन करें। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में अपने आप को एंटरटेनमेंट दें, शुगल करें। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड आपने पैसे फेंकने हैं, नहीं फेंकने, ये आपके ऊपर है। अगर आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं तो हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक है जी। हाँ जी। लास्ट टू क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहम्मद हसन नाम है मेरा और मैं UTCS में स्टूडेंट हूँ अभी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कहते हैं, अक्सर इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि नहीं जी कॉलेजेस स्कूल्स की बेसिक स्टडीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई ज़्यादा हमने कोई जो स्कूल में पढ़ा हमें कोई आगे फ़ायदा इसका कुछ नहीं हुआ। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अक्सर हमें सुनने में आता है कि हमारी जो जॉब्स हैं, जो CS स्टूडेंट्स की जॉब्स हैं, सारी AI ले जाएगा, खा जाएगा, तो बचेगा कौन? ये इन्फ्लुएंसर्स बचेंगे, कौन बचेंगे? यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चे कहाँ जाएंगे अगर उनकी सारी जॉब्स AI या वो चलेगी? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एजुकेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एजुकेशन नहीं होगी तो आपकी ग्रूमिंग नहीं होगी, ठीक है, और आप ज़िंदगी में फिर वो काम नहीं कर पाओगे जो आपको करना चाहिए। आप फिर तुक्का लगाने की कोशिश करोगे, शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, बाइनरी ट्रेडिंग, तो शॉर्टकट आपके लिए होगा खतरनाक, ठीक है। तो फिर आप तुक्का मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपके लिए नुकसानदेह होगा। अगर आपके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस नॉलेज होगा तो फिर तुक्का भी आपका काम करेगा। ठीक है। आपकी एजुकेशन कितनी है? वेरी FA, लेकिन आप समझते हैं कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो आवाज़ आ रही है जी। रेहान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बड़ी खुशी हुई है। क्वेश्चन तो तकरीबन सारे हो ही गए हैं, बट मुझे लगता है कि नदीम भाई से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि देखिए जी, नो ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम। सवाल पे मैं नदीम भाई के तासुरात देख रहा था कि कहीं आईफोन मांग ही ना ले। नहीं ऐसी बात नहीं, तो क्या देखो पहले बताते मैं 2-3 ले आता जी, मैं क्वेश्चन 2-3 करता। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई होप कि रेहान भाई दोबारा जब बुलाएंगे। माय क्वेश्चन इज डैट कि नदीम भाई, जिस तरह से वल्गैरिटी कि पाकिस्तान में भी बहुत पीक लेवल पे है। रेहान भाई का पॉडकास्ट जब ये रिसेंटली जितने भी मैंने देखे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एज अ जर्नलिस्ट वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इस बेहयाई को रोकने के लिए उन्होंने जिस तरह से नो डाउट आवाज़ बुलंद की है, इदारे भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हुए हैं। तो आप नहीं ये समझते कि जो वल्गैरिटी इस तरह फैलाई जा रही है, बिकॉज आई एम आल्सो अ जर्नलिस्ट, तो लेकिन ये है कि इन ऐप्स को मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए। बड़े कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर टिकटॉक जो है मुकम्मल तौर पर बैन है, टिकटॉक या बीगो लाइव लाइक इस तरह की ऐप्स हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इनको कम्प्लीटली पाकिस्तान में बैन होना चाहिए? जी, एप्लीकेशन ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं, बट वो स्टिल वर्किंग कर रही सवाल है बेहयाई को रोकने का, वो उसका हल सिर्फ एक ही है, मैकेनिज्म हो, एक रेगुलेटरी बॉडी हो जो सोशल मीडिया के फ्लो कंटेंट को रेगुलेट करे और जो इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी करते हैं उनके खिलाफ गिरफ्तार करे, ठीक है। वो तभी होगा जब गवर्नमेंट जो है ना रेगुलेटेड बॉडी बना के एक टास्क फोर्स बनाएगी और मैकेनिज्म बनाएगी। जब तक वो नहीं बनेगा आप किसी को रोक नहीं सकते। अच्छा, आपने खान साहब की बात की थी कि खान साहब ने भी रियासत मदीना बनाने का दावा किया था,
बट सॉरी टू से कि उस वक्त भी आपको पता है खान साहब के मैं उस तरफ बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि वहाँ पर भी खान साहब के धरने में जो कुछ होता रहा, मतलब ख़वातीन वहाँ पे डांस कर रही होती थी, और इस चीज़ को भी आप जस्टिफाई करते हैं कि रियासत मदीना का दावादार थे वो, बट वो डांस वगैरह सब कुछ होता था। खान साहब ने बिल्कुल कोशिश की थी, लेकिन खान साहब कोशिश करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी को हम अपने को नहीं बदलना चाहते, हम शॉर्टकट मारना चाहते हैं, बस कोई ना कोई शुगर लगा के खुद लगा दिया लोगों यही के हवाले से उन्होंने भी इकदाम नहीं ना उठाया। माय क्वेश्चन इज स्टिल हम खुद को नहीं बदलना चाहते, और हम जैसे लोग जो है ना खुद को, और जो लीडर हमारा खान साहब है वो असल में सही पूछो तो हम जैसे लोगों को वो डिजर्व ही नहीं करता। उसने एक अच्छी कोशिश की, इंशाल्लाह हम उसके साथ खड़े हैं, और वैसे भी 2-3-4 साल में कोई भी चेंजेस नहीं आती, एवरीथिंग टेक्स टाइम। इंशाल्लाह जब खान साहब नेक्स्ट गवर्नमेंट में आएंगे हम उनके साथ खड़े होंगे, इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन इट। अभी भी उम्मीद है आपको जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग, शोइंग अप। आपने सवाल भी किए, और जो सवाल आप करना चाहते थे हमारे मेहमान ने उसका बड़ा खंदा पेशानी से जवाब भी दिया है। ये एक काविश है, कोशिश है जो हमने इसमें ऐड की है कि ऑडियंस आए, ऑडियंस बेस्ड पॉडकास्ट करें, ताकि जो आपके दिलों में सवाल आते हैं वो बराह रास्त आप हमारे मौजूद मेहमानों से कर सकें। तो इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर नदीम नानीवाला साहब फॉर हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट। कोई मसला नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान वहीं बड़ा होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करे और कहे कि यार इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा दोबारा ये गलती ना करूं। वो सबसे बड़ा इंसान होता है, उस इंसान को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम इंशाल्लाह अपने दोस्त टक्की भाई के साथ खड़े हैं और दूसरे दोस्तों के साथ खड़े हैं, जितना हमसे हो सका हम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी पाकिस्तानी यूथ है, इंशाल्लाह ना उम्मीद ना हो, अच्छे वक्त आएगा, आप आगे बढ़ें, क्योंकि फ्यूचर जो है वो डिजिटल है, और जितना हमसे हो सके हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प आउट करेंगे। आप आगे बढ़े ज़िंदगी में इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो खालिद आजाद ये नदीम नानीवाला साहब थे। बहुत से लोग जो तनकीद कर रहे हैं कि आप डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, टिकटॉकर्स को बुलाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। मैं कर रहा हूं, करूंगा, करता रहूंगा। दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया। जैसे मेरे मेहमान ने कहा कि डिजिटल मीडिया की एज है और बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है। मैं क्या करूं कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये भी इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं, यहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं, यहीं से इंस्पायर्ड होते हैं। तो फिर मैं तो वो बात करूंगा जो इनसे ताल्लुक रखती है, यानी 65% ऑफ द कंट्री के साथ ताल्लुक रखती है। ये वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि इनके ऊपर ना तो कोई सियासी जमात बात कर रही है, ना कोई हुकूमत इनके ऊपर तवज्जो दे रही है, और माजरत के साथ ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया के पास इतना वक्त है कि इन लोगों के ऊपर बात कर सके। टिकटॉकर्स जो आज के स्टार्स हैं, इनको बुला के जरा इनको खंगाल सके कि ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। अगर किसी को दर्द होता है, प्रॉब्लम होता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मेरी ख्वाहिश है अगर कभी मेरे बस में हो कोई ऐसा शहर बसाऊं मैं, जहां धूप छाऊं गले मिले, जहां बांजुरत में भी गुल खिले, जहां चांद मान ना हो कभी, जहां आदमियत के नुत को लपे न शहरयार का खौफ हो, जहां सरसराए न आदमी की रगों में कोई हिरास तक, जहां लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग, कोई निशाना हो, जहां चाक हो कोई पैरहन न सुखनवरों की ज़बां कटे, जहां सच को सच से हो वास्ता, जहां जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता। अगर कभी मेरे बस में हो कोई ऐसा शहर बसाऊं मैं। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS व्हिच इज रेहान तारिक शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना, अपने अहल वयाल का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि नजर भी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।